नमस्कार, थिंक 360 पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सत्तावत और आज सिविल लाइंस में बात एक ऐसे पूर्व अधिकारी की जिनकी चर्चा सिविल लाइंस में अक्सर होती रही, यानी सत्ता के गलियारों में उनके ऑपरेशंस चर्चा का विषय रहे। जी हां, बात हो रही है पूर्व आईपीएस अधिकारी केसर सिंह शेखावत से, जिनका नाम आते ही आज भी दस्यु क्षेत्रों में एक अलग तरह की चमक लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ती है। केसर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके करियर की शुरुआत से लेकर के आखिरी पोस्टिंग तक आपकी चर्चा ये होती रही कि डाकू आपके नाम से थर्राते थे। पुलिस मेरी अभिरुचि का विषय कभी नहीं रहा। जी, गांव में सीकर जिले के अंतिम छोर पे चूरू के नज़दीक हमारा गांव है। जी, वहाँ मेरा जन्म हुआ। जी, प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक गांव में हुई। जी, गांव में 5वीं तक स्कूल था। उसके बाद कायमसर पड़ता है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर। जी। वहाँ 6ठी से लेके 8वीं तक वहाँ पढ़ाई की। 14 किलोमीटर पैदल आते थे आप? रोज 7 किलोमीटर जाते थे, 7 किलोमीटर आते थे। जी, गांव के 20-25 लड़के थे। जी, पूरे परिवार के उसको देखें तो हमारा परिवार काफ़ी साधारण सा परिवार था। जी, कोई कमाने वाला घर में था नहीं। पिताजी की साधारण किसान थे। आर्थिक तंगी के कारण काफ़ी संघर्ष की स्थिति रही। जी, 8वीं पास करने के बाद हमारे एक टीचर थे सोमदेव जी, जी। जो हमको गणित पढ़ाते थे। 8वीं का बोर्ड था तो मैं बोर्ड का टॉपर रहा। सोमदत्त चौधरी या सोमदेव जी? सोमदेव चौधरी। शिवरान। जी, शिवराम। बोर्ड में जब कॉपी चेक हो रही थी तो उनको पता लगा कि मेरे स्टूडेंट के 100 में से 100 अंक आए मैथमेटिक्स में, तो वो मुझे बधाई देने आए थे। जी, 6ठी से 8वीं के उस दौर में जी, हमारे जो प्रधानाध्यापक थे वो थे नरेंद्र पाल सिंह जी, यूपी के रहने वाले थे। जी, वो हमको हिंदी पढ़ाते थे। जी, वहाँ जब वो स्कूलों का जो खेलकूद प्रतियोगिताएं होती है तो उसमें डिबेट भी एक एक्टिविटी होती थी। जी, उन्होंने स्कूल के जो 8वीं में पढ़ने वाले लड़के थे, 6ठी 7वीं 8वीं में, जी, उनको सबको खड़ा करके और एक कविता बुलवाई, कुछ एक चैप्टर पढ़वाया और सबका वॉइस टेस्ट किया, कॉन्फिडेंस चेक किया। जी, उनमें से डिबेट के लिए कुछ लड़कों को चिन्हित किया, जिसमें मैं भी था। जी, बाद में जब उनको लगा कि ये सबसे कॉम्पिटेंट है तो उन्होंने मुझे 3 साल तैयारी कराई और मैं 3 बार जिला स्तर पर हिंदी डिबेट का टॉपर रहा। जी, ये एक शुरुआती दौर में 6ठी 7वीं 8वीं के शिक्षण काल में जी। उनकी दी हुई देन है कि मैं आज किसी भी टॉपिक पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल सकता हूँ। तो ये तो थी आपकी बचपन की कहानी, जिसमें आपके पिता एक साधारण किसान परिवार से, आपने स्ट्रगल किया और कहते हैं कि जो टीचर्स थे उन्होंने आपको मोटिवेट किया और एक उन्होंने मोटिवेट किया। ग्रामीण प्रतिभावान परीक्षा होती थी जिसमें प्रत्येक तहसील से 2-2 बच्चे चुने जाते थे और उनको स्कॉलरशिप मिलती थी और चुनिंदा स्कूलें थी राजस्थान की, उनमें एडमिशन मिलता था। उसी परीक्षा के माध्यम से मैं भी बगड़िया बाल विद्या निकेतन लक्ष्मणगढ़ सीकर में पहुंचा। वहाँ जो ग्रुप था वो सारे ग्रामीण प्रतिभावान परीक्षा वाले लड़कों से भरा हुआ था। उसमें मैंने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया। वहाँ से 11th करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन स्कूल में जिस तरह का शिक्षण हमको मिला उसमें हमारी स्कूल थी वो यूनेस्को की चुनिंदा संस्थाओं में एक थी और यूनेस्को की एक विंग में भी आप गए, यूएसओ। वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में हर वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। मुझे स्कूल की ओर से 9th और 10th में 2 बार हिंदी भाषण प्रतियोगिता में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि दोनों बार मैं दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आया। 11th में जब था तो स्कूल वालों ने सोचा कि ये 2 बार हिंदी को टॉप कर चुका है तो इंग्लिश में एक बार इसको इंग्लिश में आजमाइश करते हैं। हमारे इंग्लिश के व्याख्याता थे वो यूसुफ अली खान, उन्होंने मुझे बेहद अच्छे तरीके से तैयारी कराई
और वो मुझे कुछ लिख के देते थे, मैं थोड़ी से समय में उसको पढ़ करके और इस मुद्रा में आ जाता था कि आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं। उसी का परिणाम ये रहा कि मैं उत्तर भारत का पहला विद्यार्थी था जो इंग्लिश भाषण प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर रहा। स्कूल के बाद मैंने इंजीनियरिंग में उदयपुर में एडमिशन लिया, वहाँ से बी की डिग्री हासिल की। उस समय जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता था उसकी जो स्कॉलरशिप थी वो और जेईएन का जो स्केल होता था, क्योंकि सीधे तौर पे भर्ती जेईएन पे होती थी, आरपीएससी की वैकेंसी उस समय थी नहीं असिस्टेंट इंजीनियर की, इसलिए पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि या तो कोई नौकरी ज्वाइन करें या अगर एमटेक करते हैं तो जितना स्कॉलरशिप मिल रही है उससे आराम से घर वालों पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़े। इसलिए आपने गेट की इसलिए मैंने गेट को चॉइस को चुना और एमटेक का कोर्स वर्क किया। बाद में जो प्रोजेक्ट था वो सीकर जिले का था, वहाँ मेरा जो गाइड था उसने मुझे परेशान करना शुरू किया, तो मैंने प्रोजेक्ट वर्क था वो बीच में छोड़ दिया। हमारे गाइड से झगड़ा हो गया और मैंने जेईएन की वैकेंसीज निकली हुई थी और मैंने जेईएन की नौकरी ज्वाइन कर ली। उसके बाद मेरा पंचायती राज में डेपुटेशन हुआ, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और चूरू में मेरी पोस्टिंग रही। चूरू में पदस्थापन के दौरान एक हमारे बीडीओ थे महावीर सिंह कुलहरी, जो नए आरएएस अधिकारी थे, उन्होंने देखा कि ये अंडर एम्प्लॉयड है, काफ़ी मेधावी है, काम अच्छा है और ये जेईएन की नौकरी में ग्रेजुएट इंजीनियर है, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम आरएएस का एग्ज़ाम दो। मैंने आरएएस का एग्ज़ाम दिया और मेरा आरपीएस में चयन हुआ। आरपीएस में चयन के बाद मेरी ट्रेनिंग हुई बीकानेर में और उसके बाद में पहली पोस्टिंग चोटन बाड़मेर में। ये जो आप जो जिक्र कर रहे हैं महावीर सिंह कुलहरी, ये आपके साथ चूरू में थे? ये मेरे वीडियो थे चूरू पंचायत समिति में। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुमको आरएएस का एग्ज़ाम देना चाहिए। उन्हीं के मोटिवेशन के कारण मैंने आरएएस का एग्ज़ाम दिया और मैं आरपीएस में चयनित हुआ। मेरा पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण के बाद में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग बीकानेर में हुई और उसके बाद पहली पोस्टिंग चोटन बाड़मेर में एज सीओ हुई। बड़े बेमन से, क्योंकि इतना दूर दराज और रिमोट का इलाका था, वहाँ गया, कुछ प्रयास भी किए कि दूसरी जगह चेंज हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। जब वहाँ पर मैं ज्वाइन करने गया तो पहले ही दिन एक कोई रूप सिंह जी नाम के सरपंच थे, वो ढोल धमाके लेके आए और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके और आपका नाम रिकमेंड किया था। वहाँ आज का चोटन और उस समय का चोटन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। चोटन कस्बे से 1 किलोमीटर दूर कार्यालय था, जहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं थी। पीछे पाक विस्थापितों का एक डेरा था और रात में वो शराब पी करके हल्ला गुल्ला करते थे, वो एक मनोरंजन का साधन होता था। दिन में साए आंधियाँ चलती थी, मई का महीना था। जिस दिन ज्वाइन किया उसके अगले दिन जब टॉयलेट गया तो वहाँ पे एक नागनाथ बैठे हुए थे और उस वक्त कहा जाता था कि जिसको भी पनिशमेंट पोस्टिंग देनी है उसको उस इलाके में भेज दिया जाए। बाड़मेर में बाकासर एक थाना था जिसके बारे में कहते हैं कि पीयूना साहब वहाँ पे हमारी तो चूंकि पहली पोस्टिंग थी और डीजी साहब थे गुप्ता साहब, अमिताभ गुप्ता साहब थे। उन्होंने कहा कि कोई सिफारिश नहीं कराएगा, जिसको जहाँ पहली पोस्टिंग मिलेगी वहाँ ज्वाइन करेगा। इसलिए एक रैंडम चॉइस के आधार पे पुलिस मुख्यालय ने पोस्टिंग दी थी। उसमें कोई सज़ा देने वाला या कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं था। वहाँ जब ज्वाइन किया तो दिन में तो निकलने के हालात नहीं थे, इतनी भयंकर भीषण गर्मी थी और आंधियाँ चलती थी। एक नई जिप्सी थी, गनमैन होता नहीं था, ड्राइवर था, तो रात को हम भटकते थे। एक दिन रात को 1:30-2 बजे हम घूम रहे थे इलाके में गश्त करते हुए, तो एक मारुति गाड़ी हमको घूमती हुई नज़र आई। तो मैंने ड्राइवर को कहा उसको रोको, पूछो कौन हो तुम। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कौन हो, हमारी आपस में कुछ कहासुनी हुई। उसमें बाद में एक अधिकारी उतर के आया और वो मुझे अपनी गाड़ी में ले गए। उन्होंने कहा मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर हूँ। मेरी उनसे मित्रता हुई और मुझे उन्होंने पूरा बाड़मेर का
जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान से सटता हुआ इलाका, वो सारा दिखाया, बॉर्डर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, जितनी एजेंसीज वहाँ पे काम करती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, कैसा कोऑर्डिनेशन है और क्या समस्याएं हैं, मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। उसी दौरान एक बीएसएफ के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज होने का मामला आया। कुछ लोग आए कि बीएसएफ वालों ने हमारे आदमी किडनैप कर लिए। मैंने हमारे तत्समय पदस्थापित एसपी साहब थे तो उनसे कहा कि लोग एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन वो उखड़ गए। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करनी, तो मैंने दर्ज नहीं की। उसके बाद 2-3 दिन बाद में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और अल्टीमेटली हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको कहा कमांडेंट को कि या तो आप इनको रिलीज़ करें नहीं तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो इस दबाव में उन्होंने वो उनको रिलीज़ करने पे सहमत हुए, लेकिन उनकी जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि वो कभी भी उनकी डेथ हो सकती थी, काफ़ी इंजर्ड थे। जब उनको सीधे तौर पे हॉस्पिटल लाया तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने उसको रेफ़र कर दिया और एक तरह से हमारे जो परेशानी का दौर था वो शुरू हो गया, ख़त्म हुआ। और वो बीएस बाद में सुनने में आया कि उनमें से किसी की डेथ भी हो गई थी। इसी दौरान एक चक्रवात आया, भीषण चक्रवात आया था जिसका केंद्र बिंदु गुजरात था। उसको लेकर के राज्य सरकार काफ़ी गंभीर थी, उसकी चेतावनी के भी काफ़ी मैसेज थे। तो जिस दिन ये चक्रवात आया उस दिन राकेश जायसवाल थे सीओ जिला परिषद बाड़मेर और मेरा चोटन तहसील में कैंप था। संचार के सारे तंत्र थे वो ध्वस्त हो गए थे और पूरा केंद्र बिंदु था वो भाकासर गांव की तरफ था। भैरव सिंह जी सीएम थे उस समय, तो उन्होंने जब हालात जानने चाहे तो वहाँ कोई ऐसी सूचना देने का हमारे पास साधन नहीं था कि हम वहाँ के हालात बता पाएँ। लेकिन वहाँ से बार बार जब ये मैसेज आ रहे थे कि भाकासर जाकर के और वहाँ के हालात पता करके बताओ, तो मैं और एक असिस्टेंट इंजीनियर था और एक गनमैन, हम रात को कोई 30-35 किलोमीटर दूर था भाकासर चोटन से, दोहरे होते होके और 5-6 घंटे के संघर्ष के बाद हम थाने में पहुँचे। तो पूरा थाना पानी से भरा हुआ था, थाने का रिकॉर्ड पानी में तैर रहा था। फिर तलाश की तो सारे पुलिसकर्मी एक कमरे में बेसुध पड़े हुए थे। सब ने ये सोचा कि मरना है तो एक साथ मरते हैं और वो सारे एक कमरे में जाके कैद हो गए। फिर उनको मोटिवेट किया। उस चक्रवात की वजह से, चक्रवात के कारण पूरा एकदम तबाही सी हो गई थी। पूरे आसपास के क्षेत्र में लाखों की तादाद में भेड़ें मर गई। गांव वालों को पता किया तो कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई उस चक्रवात के कारण। सीएम साहब ने अपना दौरा रख दिया तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उस समय आर वेंकटेश्वरन तो कलेक्टर थे और गोवर्धन लाल जी मीणा थे, वो एसपी थे। पूरी तैयारियां शुरू हुई। जब सीएम साहब भाकासर गांव में आए तब उन्होंने लोगों से पूछा कि संकट के दौर में कौन कौन अधिकारी तुम लोगों से इमदाद करने आए। कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब आए, तो सबने कहा नहीं, एक डिप्टी साहब आए और कोई नहीं आया। तो उन्होंने बुला करके मेरी पीठ थपथपाई। मुझे जब उन्होंने मायूस देखा तो साथ में उनके बहादुर सिंह जी राठौड़ आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये दुखी दुखी सा क्यों लग रहा है, इससे पूछो इसके क्या खुणस है। तो बहादुर सिंह जी ने मेरे से पूछा कि क्या दिक्कत है। मैंने कहा मैं तो अभी यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने सीएम साहब को रास्ते में शायद बताया होगा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि सुदूर पश्चिम से 2-3 दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र बाड़ी धौलपुर हो गया। वहाँ पे भेड़पालकों के दिशा में, विपरीत दिशा में भेड़पालकों की डकैतों ने नाक काट दिए थे और कुछ वहाँ हंगामे की स्थिति थी, काफ़ी तनावपूर्ण हालात थे। तो सीधा बाड़ी पोस्टिंग हुई। कहते हैं कि बाड़ी में जो ये एक तरह से आपकी पहली पोस्टिंग ही मानी जाती है, क्योंकि चोटन में आप बहुत कम, चोटन तो 2 महीने रहा करीब। और पहले ही कोर में मक्खी वाली स्थिति हुई आपके साथ, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। बहुत संघर्ष करना पड़ा। वहाँ पे गए तो 2-3 दिन जिस दिन रात को जाके और कैंप किया, उसके सुबह 4 बजे एसपी साहब थे गोविंद गुप्ता जी, उनका मैसेज आया कि गढ़ी खिराना गांव में डकैती पड़ गई है। तो वहाँ गए तो 3-4 दिन तो ऐसे लगा कि मैं
कौन से प्रदेश में आ गया हूँ। कहीं लूट की घटना, कहीं डकैती, कहीं फायरिंग। और वो नकेल वाली घटना जो नाक में, वो मेरे से पहले की थी जी लेकिन उसके मुलजिम हमने गिरफ्तार किए थे। जी इसी दौरान एक और घटना हुई, रात को कहीं दबिश दे के आए थे, सुबह 4-5 बजे आके मेरी सोए। दिलचस्पी वो नकेल की घटना जो है, क्योंकि वो बड़ी चर्चा का विषय बनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। नक्सोदा गांव था, लोगों के वाड़ी नाक पास में नकेल डाल दी गई। तो उसके नाक को छेद करके और जी वो डाल दी थी और उसको लेकर के काफ़ी तनावपूर्ण हालात हुए थे। ऐसे अनुसूचित जाति का सदस्य था, जी काफ़ी सुर्खियों में रहा। लेकिन उस समय जो बचे हुए मुलजिम थे उसके, वो सारी गिरफ्तारियां हमने की थी। वो घटना मेरे पदस्थापन से पहले की थी। जी मेरे पदस्थापन के 2-3 दिन बाद एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई। एक देर रात्रि में डकैतों के ठिकानों पे दबिश दे के सुबह 3-4 बजे आके सोए थे। जी मैं कहीं 11 बजे कहीं और जाके रेड करनी थी। इसी दौरान जब बाथरूम में था तो मेरे गनमैन और ड्राइवर ने आके धड़ नॉक किया कि भीम, जो मेरा ड्राइवर था, कि भीम की गोली लग गई। तो मैंने सोचा कि घर पे आके डकैतों ने अटैक किया होगा। तो मैं जिस स्थिति में था, पानी सिर से साबुन लगी हुई थी, पानी गिरा के फटाफट बाहर आया। बाहर देखा तो मेरे जस्ट ऊपर गनमैन का कमरा था, वो नीचे निकाल के उसको जिप्सी में लिटा रखा था। मैंने कहा क्या हुआ, तो किसी ने कुछ बताया नहीं। सीधे तौर पे बाड़ी अस्पताल ले गए, वहाँ डॉक्टर्स ने कहा इसके गोली लगी और बुलेट है वो बॉडी के अंदर है। वहाँ जब मैंने तत्काल एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, गोविंद गुप्ता जी एसपी थे और अभय कुमार जी थे वो कलेक्टर थे, उनको मैसेज किया कि इस तरह घटना हुआ, किस वजह से हुआ ये अभी पता नहीं है, मैं पता करके निवेदन करूंगा। और हम सीधे उनके निर्देश पर धौलपुर रवाना हो गए। रास्ते में वो होशवास में था, लेकिन धौलपुर जाते जाते उसकी आवाज़ बंद हो गई। वहाँ हॉस्पिटलाइज कराया और थोड़ी देर बाद में उसकी डेथ हो गई। मेरे लिए एक बड़ा सदमे वाली स्थिति थी कि 5-6 दिन हुए नहीं और एक ड्राइवर के गोली लगने से डेथ हो गई। बाद में पता लगा कि जो मेरे पूर्ववर्ती डिप्टी एसपी थे, उनका जो वेपन था, पिस्टल, रिवॉल्वर, वो उनके गार्ड रूम में रखा हुआ था और वो हंसी मजाक कर रहे थे, उससे छेड़खानी कर रहे थे। मजाक में कोई शोले का डायलॉग बोला और उनको पता नहीं था कि इसमें एक राउंड है और वो एक्सीडेंटल फायर हुआ और उसकी गोली लग गई और उसकी डेथ हो गई। वो एक छोटी सी खबर छपी राजस्थान पत्रिका में, जिसका शीर्षक था कि सीओ के रिवॉल्वर से गोली चली और ड्राइवर मरा। इसका पुलिस मुख्यालय ने कॉग्निजेंस लिया और उसकी प्राथमिक जांच हुई। पहली प्राथमिक जांच में तो मुझे दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन बाद में पता नहीं क्या घटनाक्रम हुआ कि दोबारा जांच हुई और मुझे भी, कि पहले जो वृत्ताधिकारी थे उनको तो चार्जशीटेड इस बात के लिए किया गया कि आपने अपना वेपन आने वाले अधिकारी को चार्ज में नहीं दिया और आपने बताया नहीं कि आपका वेपन यहाँ पड़ा हुआ है। मुझे ये चार्जशीट दी गई कि आपने पूर्ववर्ती अधिकारी से वेपन चार्ज में लिया नहीं। मुझे भी 17 सीसी का नोटिस दिया गया। जब पर्सनल हियरिंग में मामला गया अमिताभ गुप्ता साहब के पास, तो जो मेरे पूर्ववर्ती थे नती सिंह, उनकी और हमारी दोनों की संयुक्त पेशी हुई। मेरे से पूछा उन्होंने कि क्या मामला है। मैंने कहा सर, हमको तो ट्रेनिंग में पढ़ाया था कि वेपन खुद को चार्ज में लेना होता है और ट्रांसफ़र पे चार्ज दे के जाना होता है। तो मुझे न तो पता था कि ये इन्होंने वेपन कहाँ पे कहीं रखा है, न मुझे चार्ज में मिला। इसलिए जो वेपन मेरे चार्ज में ही नहीं था, तो उससे कोई हादसा हुआ है तो उसका दोषी मुझे नहीं ठहराया जा सकता। इस आधार पे मुझे दोष मुक्त कर दिया। नत्थी सिंह जी का जवाब भी बड़ा रोचक था। उन्होंने कहा कि साहब, जिस तरह से मुझे चार्ज में मिला, मैं जब आया तब ये वेपन वहीं रखा हुआ था, उससे पहले वाला आया था उसको भी ऐसे ही मिला। तो अगर मुझे चार्जशीट कर रहे हो तो आप उन सबको चार्जशीट करिए जिनके जो पहले से इस तरह से देते रहे, इस तरह देते रहे जी। तो शायद मुझे जहाँ तक याद है उनको भी वार्निंग देके और दोष मुक्त कर दिया गया जी। लेकिन मेरे मन में ये घटना बड़ी कचोटने वाली थी कि एक ड्राइवर का, एक बेचारे
पुलिसकर्मी की इस तरह से दुखद घटनाक्रम में मौत हुई। थोड़े दिनों बाद में डकैतों का वो चरमोत्कर्ष था। उस वक्त शाम आए को दिन लोग खबर निकलते आती नहीं थी। थे और सरमोत्रा से जो धौलपुर के ट्रक चलते थे पत्थरों के, वो भी कैनवॉय में पुलिस की गाड़ियां निकालती थी। आगे गाड़ी होती थी, पीछे गाड़ी होती थी, और कई बार पुलिस की गाड़ी नहीं होती तो 20-20, 30-30 ट्रकों को लूट लेते थे डकैत। फायरिंग होती थी। फायरिंग होना तो एक सामान्य घटना होती थी। जी। और उस वक्त कहते हैं कि वो आते थे मंदिर में, घंटा चढ़ा करके जाते थे, ये बड़ी खबर होती थी। एक दिन ऑफिस में बैठा था तो एक शराब पिया हुआ व्यक्ति आया जी। और उसने आकर के कहा कि कचपुरा गांव है बछड़ी के पास में, कि वहाँ पे एक डकैत गैंग आया हुआ है और मैं उनके साथ मच्छी खा के आया हूँ। मुझे सहज रूप से विश्वास नहीं हुआ कि शराबी है, और ऐसा लगा नहीं कि वो डकैतों के साथ बैठ के कुछ खा पी के आया होगा। उस समय SHO थे रोहितास कुमार, उनको मैंने कहा तो उन्होंने कहा ये तो पागल है। तो मैंने भी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। थोड़ी देर बाद जब वो SHO वहाँ से चला गया तो वो व्यक्ति वापस फिर मेरे से मिलने आया और मुझे जो शब्द बोले वो बड़े कचोटने वाले थे कि SHO साहब तो ऐसे ऐसे हैं, आप भी ऐसे ही हैं क्या। वो गाली गलौज तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन उसने सीधे तौर पे एक हमारी कॉम्पिटेंस पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि SHO तो ऐसा ही है, डरपोक और ... आप भी ऐसे ही हैं क्या। तो मुझे लगा कि हो सकता है इसकी बात में कुछ सच्चाई भी हो। मैंने SP साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम SHO को इससे मुक्त करके और दूसरी टीम तैयार करके क्रॉस वेरीफाई करो, हो सकता है इसकी बात में सच्चाई हो। तो मैं उस समय एक डेकोइटी में बड़ा चर्चित नाम था, एक रणजीत सिंह शेखावत था, वो SHO कंचनपुर था उस समय। उसको बुलाया, टीम तैयार की और उनको जिस स्थान पर उसने मुखबिर ने सूचना दी थी वहाँ पे टीम को भेजा। अंधेरा सा हो गया था और हम भी, ममोदन एक चेक पोस्ट है पास में, हम लोगों ने भी जाके कि अगर आवश्यकता पड़े तो एडिशनल फोर्स के साथ में हम वहाँ कैंप किए हुए थे। रात को 7-8 बजे अंधेरा सा हो गया, अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। एक बार कई फायर हुए और उसके बाद सन्नाटा सा हो गया, लेकिन बाद में फिर कहीं से फायर आ रहे हैं, कहीं से फायर आ रहे हैं, पूरे गांव में से, एक कोने से दूसरे कोने से। तो हम लोग वहाँ पे गए। कीचड़ कीचड़ हो रहा था, बारिश सी हो रही थी। वहाँ जब टीम के पास पहुँचे तो पता लगा कि क्रॉस फायर हुआ और उनमें से डकैतों के कुछ साथी थे, जो एक बाड़ा था जिसमें भैंसें बंधी हुई थी, उसमें छुपे हुए थे। जो ही हमारी टीम आगे से गुजरने लगी, उन्होंने पुलिस पे फायर किया और पुलिस ने क्रॉस फायर किया तो उनमें से 2 की मौत हो गई डकैतों की। उनके साथी जो गांव में इधर उधर छिपे हुए थे उन्होंने फिर एक के बाद एक फायर करने शुरू किए, लेकिन जब एडिशनल जाब्ता आ गया तो वो वहाँ से भाग गए। रात में SP साहब आए, एडिशनल SP साहब आए। उनमें से अगले दिन उनकी पहचान नहीं हुई कि ये जो मरे हैं ये कौन है। हथियारों का जखीरा मिला, लेकिन बड़े सिरदर्द की बात थी कि मरने वाले हैं कौन। बाद में पता लगा कि ये कोलारी इलाके के एक हरिओम था, एक राम लखन था और इनामी बदमाश थे। आपको प्रशंसा पत्र भी मिला इस मामले और इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने DG साहब थे अमिताभ गुप्ता साहब, उन्होंने प्रशंसा पत्र भी दिया कि मुठभेड़ में 2 डकैतों को मार गिराए जाने के उपलक्ष्य में आपको ये प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है। ये एक अपराधों पर ब्रेक लगने की शुरुआत थी। उस समय मेरा पदस्थापन हुए करीब 1.5 महीना हुआ था। आए थे तब तो एक के बाद एक रोज अपराधों का सिलसिला जारी था, लेकिन इस एनकाउंटर के बाद डकैतों में एक ब्रेक सा लगा। दूसरा, मैंने शुरुआत में आपका क्या, जब आप वहाँ पहुँचे बाड़ी में, तो क्या रिएक्शन था आपका चोटन से? जब चोटन में तो कोई अपराध नहीं था, छोटे मोटे मारपीट के हल्के फुल्के जमीनों से संबंधित विवाद होते थे, लेकिन वहाँ तो गंभीर से गंभीर अपराध से निकल करके कुएं में गिर गए।
एक कोई आदमी तैरना नहीं जाने और उसको आप तालाब में फेंक दो, वो स्थिति थी कि अपराध विहीन इलाके से उस दुनिया में आ गया जहाँ चारों तरफ देखें तो अपराध ही अपराध है। लूट डकेली, ये चोरी और मारपीट और ये तो कोई अपराध की काउंटिंग में नहीं आते थे। रोज़ डकैती, रोज़ लूट, रोज़ फायरिंग। और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों में इतनी फायरिंग की घटनाएं बहुत सहज रूप से होती हैं जैसा धौलपुर में होता है। आम आदमी में हथियार रखने की प्रवृत्ति है, इनबिल्ट क्राइम की स्थिति है कि 5 लोग जा रहे हैं रात में और कोई शरीफ आदमी है और उसके पास ऐसी कोई चीज़ मूल्यवान प्रतिभूति है तो सहज रूप से उनका मन करेगा इसको लूट लेते हैं। छेड़खानी की घटनाएं, तो इस तरह की प्रवृत्ति वहाँ के उस समय की स्थितियों में लोगों में थी। इस अपराध के बाद कई एनकाउंटर और हुए जिसमें दस्यु मारे गए। उस समय बाड़ी के विधायक थे जसवंत सिंह जी। एक दिन वहाँ बीजेपी के विधायक थे। तो बसेड़ी का एक ममोदन बोर्ड है, वहाँ पे नाकाबंदी चल रही थी तो एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें ऊपर कुछ सामान दूसरा रखा हुआ था और अंदर चेक किया तो शराब भरी हुई थी। वो विनायक का तो उसके बाद में आपका और एमएलए का बड़ा टकराव हुआ उस घटना के बाद में। उस घटना में उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि वो ट्रक उनके नाम था। और उसके कुछ दिन पहले ही एक आबकारी अधिनियम में एक संशोधन हुआ था जिसमें वाहन स्वामी को आबकारी अधिनियम से जुड़े अपराध के लिए 54A का दोषी माना गया था। तो ये शायद राजस्थान का पहला केस होगा। अवैध शराब थी जगाधरी, अवैध शराब के मामले में कि उनको भी नामजद किया गया। सीआईडी प्रारंभिक तफ्तीश जिला पुलिस ने की, बाद में वो सीआईडीसीबी में केस ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन उससे माननीय विधायक महोदय के मन में एक नाराजगी का भाव जागृत हुआ। उनका ही शासन और उनके इलाके का एक डीवाईएसपी उनके खिलाफ मुकदमा, लोगों में पुलिस के प्रति बहुत विश्वास था। पुलिस की कार्यप्रणाली जिस तरह की थी, जिस ऑफेंसिवनेस के साथ हमने डेकोइटी ऑपरेशंस किए, वो उसके कारण से लोगों का बेहद लोकप्रियता पुलिस को हासिल थी और लोगों को समर्थन था। कई तरह की परेशानियां आई लेकिन जन समर्थन के कारण कुछ हुआ नहीं। इसी दौरान एक घटनाक्रम हुआ। मैं बाड़ी थाने पे बैठा हुआ था और रात को एक मैसेज आया एसएचओ बसेड़ांग की तरफ से कि चंदीलपुरा गांव में डकैतों ने 2 आदमियों को गोली मार दी। मैं पीछा कर रहा हूँ। मुझे जो एसएचओ का कार्यप्रणाली थी उससे थोड़ा विश्वास तो नहीं हुआ कि वो इतना ऑफेंसिवली सिचुएशन को डील कर रहा होगा, पीछा कर रहा होगा। लेकिन चूंकि एसएचओ का मैसेज था, हमने उसको सहज रूप से लिया और जाब्ता लेके के रात को 10 बजे वहाँ से रवाना हुए बाड़ी से। 12:30 बजे उस स्थान पर पहुँचे। चचोखर एक घटिया है ऊपर पहाड़ के ऊपर, जहाँ से चंबल का किनारा है पास में, जहाँ शायद दिन में कभी कोई एसएचओ गया नहीं होगा। और वहाँ पे आप रात को पहुँचे? वहाँ रात को पहुँचे पैदल और वहाँ दस्यु दल रुका हुआ था। उनको भनक पड़ी कि पुलिस आ गई है। क्रॉस फायर हुआ। इस क्रॉस फायर में एक व्यक्ति की गोली लग गई, कालांतर में उसकी मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली वो डकैत गिरोह का सदस्य तो था लेकिन उसके व्यक्तिगत तौर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, नामजद नहीं था। बहुत सारी अपराधों में उसकी संलिप्तता रही, लेकिन चूंकि नामजद नहीं था, इस तथ्य का फायदा उस समय के जो माननीय विधायक थे उन्होंने उठाते हुए अपनी उस नाराजगी का बदला लेने के लिए मुझे नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। लोगों को मोबिलाइज किया कि एसपी को हटाओ, डिप्टी एसपी को हटाओ, डिप्टी एसपी को गिरफ्तार करो। हमारे जो एसपी साहब थे बीजू जॉर्ज जोसेफ, उनका ये मानना था कि मैंने बहुत ऑफेंसिवली काम किया अपने पदस्थापन काल में, इसलिए अब तुमको उस तरह से काम करने में रुकावटें आएंगी, इसलिए तुम एक बार डीजी साहब से जाके रिक्वेस्ट करो, तुम्हारा ट्रांसफ़र करा लो। वो चाहते थे कि ये टकराव ज़्यादा नहीं बढ़े, एमएलए, वो चाहते थे कि इसका डिमोरलाइजेशन नहीं हो। इसने बहुत ऑफेंसिवली काम किया है और
मजबूती से पूरे इलाकों को अपराध नियंत्रण की स्थिति उत्पन्न की है, डेकोइटी को भी काफ़ी कंट्रोल किया। लेकिन अब ये यहाँ पे रहेगा तो इसके लिए अनावश्यक हर्डल्स पैदा होंगे, इसलिए मुझे सुरक्षित एक वहाँ से रवानगी देना चाह रहे थे कि इसका कोई अनावश्यक हरेसमेंट नहीं हो। डीजी साहब से जब मैंने जाके रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया कि तुम अभी ये समझते नहीं हो, मुकदमा दर्ज हुआ है, एविडेंस आएगी, तुम रहोगे तो तुम्हारे प्रति जो उस घटना के प्रति सही एविडेंस है वो आ पाएगी। डीजी थे शांतनु कुमार जी थे, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा और मुझे गर्व है कि इस घटना में उनका जिस तरह का सहयोग रहा। मुझे 2 लाइन का स्पष्टीकरण भी उन्होंने नहीं पूछा कि तुमने ये क्या किया। उनको सारी घटना की जानकारी थी कि अगर शायद इसके अलावा कोई और अधिकारी होता तो वो रात को इस तरह की रिस्क लेता भी नहीं। मुझे डांटा भी कि तुम रात को क्यों गए, SHO तो ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन बाद में फिर ये क्राइम ब्रांच में दोनों तफ्तीशियाई, हमने जो मुकदमा दर्ज कराया था वो भी और हमारे खिलाफ जो दर्ज हुआ वो भी। हमारे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें FR लगी, न्यायालय ने उसको FR को स्वीकार किया, और पुलिस ने जो केस दर्ज कराया उसमें उन दस्यु दल के सदस्यों का चालान हुआ और वो जेल गए। लेकिन इस घटना के बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि किसी व्यक्ति को प्रारंभिक दौर में ऐसे हादसे से गुजरना पड़े तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसका जो दुष्प्रभाव है वो मेरे पर भी पड़ा और पूरे परिवार पर भी पड़ा। परिवार तो एकदम से संकट में आया कि क्या होगा, जेल चले जाएंगे। शुरुआती नौकरी के इस दौर में अगर 302 जैसा अपराध, जिसको लोग कहते हैं कि एक हरा पेड़ भी सूख जाता है, उससे अगर आपको निर्दोष होने के बावजूद उसको झेलना पड़े तो बड़ी विकट स्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं उस समय के सारे अधिकारी जो भी पदस्थापित रहे, उस समय के SP साहब, उस समय जो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है आनंद कुमार जी, ये कलेक्टर थे, उनका भी बेहद सपोर्ट रहा। उसकी एक प्रशासनिक जांच भी हुई, उसमें सागर साहब थे, वो डिविजनल कमिश्नर थे, उन्होंने जांच की तो उन्होंने भी पूरी घटना को ये माना कि ये पुलिस का डेयरिंग एक्ट था और इसमें पुलिस की किसी तरह का कोई मतलब गलती नहीं, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं रहा, इसलिए हमको पूरी तरह क्लीन चिट दी गई। और उसके बाद में आपकी पोस्टिंग होगी जयपुर में। उसके बाद जब मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया था डीजी साहब को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढ के लाओ खुद, ताकि वहाँ जांच प्रभावित नहीं हो, तुमको परेशानी नहीं हो। तो मैंने फिर, मेरे पास एक प्रोबेशनर रहा हुआ था, उसको पूछा कि तुम बाड़ी जाना चाहते हो क्या, सतवीर सिंह। उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा। तो हम दोनों डीजी साहब के पास गए, तो उन्होंने पहले, डीजी साहब ने उसका परीक्षण किया कि बाड़ी जैसे क्रिटिकल एरिया को ये संभाल पाएगा अग्नि। फिर उन्होंने हमारी वाइस वर्सा पोस्टिंग कर दी, मुझे CO महिला थाना लगाया और उसको बाड़ी भेज दिया। 1 वर्ष। मेरी दिलचस्पी ये है कि उस वक्त क्या गोपाल काची का और इनका गिरोह सबसे गोपाल काची का इनकाउंटर मेरे से पहले हो चुका था। तो उस वक्त कौन बड़े डाकू थे उस इलाके में? उस समय चंबल में, क्योंकि कहते हैं कि जो बीहेड था चंबल का, एक तो साधन नहीं थे जाने के लिए, 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर तक कोई अंदाज ही नहीं लगता था कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। उस समय जो बाद में काफ़ी चर्चित नाम हुआ, जगन, पान सिंह, मोहर सिंह, केदार, ये सारे डकैत थे। और पहली बार इस जगन की गिरफ्तारी मैंने की थी। एक साथ 7 डकैतों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें जगन भी था, जगन था, पान सिंह था, मोहर सिंह था। पान सिंह कौन सा जिनके ऊपर फिल्म बनी? नहीं, वो दूसरा पान सिंह है, लेकिन ये गुजर था। वो पान सिंह तो मुरैना इलाके का रहने वाला है। तो इसी दौर में कई एनकाउंटर हुए और उसमें कईयों में मेरी मौजूदगी भी थी, कईयों में मेरा प्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रण था। एक एनकाउंटर में रात को 2 बजे हम लोग एकत्रित थे। SP साहब ने कहा कि एक भमपुरा गांव है, वो बिल्कुल सुदूर चंबल के बीड़ों में, चंबल के किनारे में। आपके उस वक्त में
साधन नहीं थे, बीहड़ बहुत ही घने थे और कहते हैं कि 30-30, 40-40 किलोमीटर तक ये अंदाज नहीं होता था कि आप कहाँ पर पहुँच गए। न तो वहाँ संचार के साधन थे उस समय, जी न परिवहन के साधन थे, रिवाइंस में गाड़ियाँ भी नहीं चलती थी। तो वहाँ पे किसी सर्च ऑपरेशन में या डेकोइटी ऑपरेशन में जाते थे तो गाड़ियाँ तो छोड़ देते थे जी, और और उसके बाद पैदल पैदल चलते थे। कुछ खाने का थोड़ा बहुत सामान, अपने वेपन, पीने का पानी, ये सब साथ लेके चलते थे। जिस तरह से बीएसएफ वाले ऑपरेशंस में जाते हैं, लगभग वो समान स्थितियां वहाँ पे थी। और एक बार निकलने के बाद कितने किलोमीटर की यात्रा होगी ये किसी को अंदाज़ा नहीं होता था। और कब लौटेंगे ये भी बीहड़ में घुसने के बाद कहाँ घुसे और कहाँ निकलेंगे ये पता नहीं होता था। और लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये भी पता नहीं था। इतना तो कॉन्फिडेंस था कि जिंदा लौटेंगे और कोई मुठभेड़ हुई तो सामने वाले को निपटाएंगे, इतना मजबूत टीम थी। उस वक्त कौन चर्चित डाकू थे उस वक्त? उस समय जगन, मोहर सिंह, पान सिंह, केदार, जगदीश, कई तरह के कोई 5-7 गैंग थे, एक्टिव गैंग्स थे, अलग अलग इलाके में ऑपरेट करने वाले। मीणा गैंग भी थे और गुजर गैंग तो थे ही थे, काची गैंग भी थे और छुटपुट कुछ राजपूत भी, जो मुरैना, अलग अलग गैंग थी, अलग अलग गैंग। उस वक्त ये कहते हैं कि जो बागी होता था, जिसके पास में बंदूक होती थी, डकैत होता था, उसको बड़ा सम्मान भी मिलता था समाज में। ये लोग अपने आप को डकैत नहीं मानते थे, ये मानते थे हम बागी हैं, हम व्यवस्था के विद्रोही हैं और हमारे ऊपर किसी तरह का अत्याचार हुआ इसलिए हम बगावत पे उतर गए, इसलिए बगावत पे उतरे हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते थे कि उन्होंने कोई अपराध किया है। गुजर कम्युनिटी में एक बात ये भी होती थी कि वहाँ का जो सेक्स रेशियो है, महिलाओं का अनुपात बेहद कम है। सामान्य तौर पर वहाँ किसी गुजर परिवार में सारे भाइयों की शादी हो जाए एक सामान्य घटना नहीं है, कुछ कुंवारे रहते हैं अधिकांश में, क्योंकि और वहाँ एक मेहरबानी प्रथा भी है जिसमें कहते हैं कि बहुपति प्रथा जिसे कह सकते हैं, ये करौली में। अब ऐसा है, उसका कोई सार्वजनिकरण तो नहीं है, लेकिन वहाँ कोई बागी बन जाता था तो उसकी सहज रूप से शादी हो जाती थी। लेकिन हमने एक्सटिंग किया था उसमें, हमने एस्टेब्लिश किया था इसको। और वो जब गुर्जर आरक्षण का मुद्दा था तो जो ओबीसी कमीशन था, जिसके खिलाफ जिसके पास में ले जा करके गुर्जरों ने अपनी मांग रखी थी, उसमें उसको प्रेजेंट भी किया था कि हमारी इस तरह की कुप्रथाएं भी। तो वहाँ की जो गुजर कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स में, उसमें महिलाओं का अनुपात कम होना भी एक बहुत बड़ा इशू है और उसके कारण भी कई तरह की परेशानियां। और बागी होने में एक इंसेंटिव भी है कि बागी हो गया तो उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसकी सहज रूप से शादी हो जाएगी। आपने जो जिक्र किया महिला की वजह से डकैत बनने का, बागी होने का, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। ओतारी गुजर का हमने इंटरव्यू किया था और उन्होंने इस बात को माना था कि वो इसीलिए डाकू बने थे, बागी बनना पड़ा उनको। बागी बनने के पीछे पारिवारिक रंजिश भी है, किसी परिवार के एक सदस्य को मार दिया तो वो उसका बदला लेने की भावना से भी चंबल के बीड़ों में कूद जाते थे। और एक ये भी था, तो इस ऑपरेशंस के दौरान उस वक्त एक कॉमन हेडलाइन होती थी बड़े अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में, बागी, बीहड़ और बंदूक। तीनों का बहुत निकट का रिश्ता है। चंबल के रिवाइंस कभी भी बागियों से खाली नहीं होते। एक कोई बड़ा बागी है, वो एनकाउंटर में मारा गया या कोई गिरफ्तार हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट कोई न कोई थोड़े दिनों में भर देगा। हर एसपी के कार्यकाल में काफ़ी कार्रवाइयाँ होती हैं और ये लगता है कि इस बार तो पूरे डकैत जेल की सलाखों के पीछे चले गए या बदमाश चले गए, लेकिन थोड़े दिनों बाद में फिर वैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ की जो टोपोग्राफी है उसके आधार पर एक बागी बनने का एक अवसर मिल जाते हैं, लोगों को छिपाव का रास्ता मिल जाता है, एक जो सोशियोलॉजिकल पहचान बनती है बागी बनने से। फिर एक्सेप्टेंस का लेवल था, एक्सेप्टेंस है। और मेरा ये मानना है कि कुछ लोग डर से भी पनाह उस इलाके में अगर सबसे ज़्यादा असुरक्षा भाव है तो डेकोइटी अफेक्टेड एरिया में है।
और इस बात को लेके सरकार ने लाइसेंस का भी नीति को भी काफ़ी लिबरल किया वहाँ पे कि लोगों को बंदूक दी जाए, दी भी गई हैं। लेकिन मैंने मेरे पदस्थापन काल में ये महसूस किया कि उस इलाके में जितने लोग भीरू हैं उतने शायद दूसरी जगह नहीं है। इतनी बंदूकें होने के बावजूद भी 4 डकैत आके गांव में धावा बोल देते हैं, और जिसके पास बंदूक है वो पड़ोसी के ऊपर हमला हो रहा है तो वो रिएक्ट ही नहीं करता, वो देखता है कि मेरे पर तो आक्रमण हुआ नहीं। अगर एक उनको जवाब मिलता तो ये डकैती की समस्या ही खत्म हो जाती। आपके वक्त में कितने एनकाउंटर हुए होंगे अंदाजन, और कितने डाकू? मुझे याद नहीं है। एनकाउंटर का मतलब है क्रॉस फायर। क्रॉस फायर तो महीने में 4-5 बार अमूमन हो ही जाते थे। मैं 3 साल पदस्थापित रहा तो अनेक बार, सैकड़ों बार इस तरह की स्थितियां क्रॉस फायर की आई। कईयों में मरे भी, कईयों में इंजर्ड हुए, कईयों में गिरफ्तारियां हुई मैं हथियारों के। तो ये जो जगन गुजर, जिसको बाद में गुजर आरक्षण आंदोलन के दौरान इसने ऐलान किया था कि मैं महारानी के महल को उड़ा दूंगा, ये वही जगन गुजर था जिसको सबसे पहले मैंने गिरफ्तार किया। बिजू जोसेफ थे, वो एसपी थे उस समय, उनके कार्यकाल में। और आनंद कुमार कलेक्टर थे। आनंद कुमार जी कलेक्टर थे। तो ये गिरफ्तारी हुई थी उस समय। और उसके बाद ये जो बड़े बड़े डकैत थे वो सारे लगभग उस समय अपराध शून्यता की स्थिति थी। एक कोई राम बाबू मल्ला एक डकैत था, मध्य प्रदेश में ज़्यादा सक्रिय था, लेकिन वो वहाँ से लोगों को किडनैप कर करके और चंबल के रेवाइंस में राजस्थान की तरफ लाके और उनको पकड़ लिया था, एक्सटॉर्शन करता था, वसूली करके फिरौती लेकर के और फिर छोड़ता था। और मध्य प्रदेश के अधिकारियों का ये आरोप था कि राजस्थान की चंबल साइड है, इसको इसने डंपयार्ड बना रखा है, और राजस्थान पुलिस इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही क्योंकि वो इधर अपराध नहीं करता था। ये जो काली तीर और इधर का इलाका था वो मल्ला जाति के लोग थे, तो उनके सजातीय उसको सपोर्ट भी था। तो एसपी साहब ने एक दिन मुझे कहा कि मध्य प्रदेश के अधिकारियों का ये कहना है कि राम बाबू मल्ला का ऑपरेशनल एरिया है वो काली तीर एरिया इसमें, और काफ़ी पकड़ उसने इस इलाके में डाल रखी है। और उसमें एक जसवंत मल्ला को उसका निकट सहयोगी बताया गया। पकड़ का मतलब वो लोग जिनका अपहरण कर लिया गया, अपहरण करके और लाके और उसको छिपा दें अपने इलाके में। तो हम और डेकोरेटिव ऑपरेशन में जा रहे थे उधर काली तीर इलाके में। तो एक राजस्थान पत्रिका का पत्रकार है राकेश सिंगल जी, वो सुबह सुबह हमारे ऑफिस में आया कि कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा कि हम तो डेकोरेटिव ऑपरेशन में जा रहे हैं। तो बोले मैं भी चलूँगा। तो वो भी हमारे साथ हो लिया। सरमुत्रा थाने से गोलारी, बमपुरा, ये मदनपुर होते हुए आगे फिर गाड़ियाँ नहीं जाती। एक बिल्कुल वी शेप में रेवाइंस हैं जहाँ आपको एक के बाद एक कतारबद्ध होकर के पैदल चलना पड़ेगा। वहाँ जब सामने जा रहे थे तो एक ऊंट पे बैठा हुआ एक लड़का मिला, काली तीर की तरफ से आ रहा था। उसको हमने रोका तो उसने अपना नाम पूछा, नाम बताया, फिर पिताजी का नाम, तो बोला जसवंत मल्ला। तो जिस टारगेट के लिए हम जा रहे थे उसका लड़का था वो। हमने बात में पूरी उसका ऊंट घुमा नहीं क्योंकि सकड़ी जगह थी, काफ़ी दूर लेके वापस आके, और जब वो जगह मिली तो वहाँ से ऊंट वापस घुमाया। तो आगे तो मैं बैठ गया ऊंट पे, पीछे उस पत्रकार को बिठाया, उससे बात करते करते जा रहे थे। और गांव के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी उससे हमने हासिल की। बात में हमने भी पूछा कि राम बाबू मल्ला आता है क्या? अब उसने कहा हाँ आता है जी। तो उसके गांव में पहुंच के जब उसके घर में घुसे जी, तो उसके घर में 2 बंदूकें रखी हुई थी, मजल लोडिंग गन जी, एक कट्टा मिल गया जी। तो उसने कहा कि साहब ये तो हर घर में है जी। तो हमने 4-5 घरों की तलाशी ली, तो वहाँ कोई हर एक घर में किसी में 1 वेपन, किसी में 2 वेपन जी। वो लीगल थे उस वक्त या इलीगल? तो हम उसको वेपन उठाएं और उसको खाली करें बाहर, क्योंकि सारे लोडेड थे, मजल लोडिंग गन जो बारूद वाली जी। इस घटना से सारा गांव इकट्ठा हो गया एक तरफ।
और मैंने उससे पूछा लड़के से, मैंने कहा तुम ये सारे हथियार क्यों रखते हो? तो उसने कहा कि साहब हमने हरी सिंह ये सेवर का हरी सिंह डकैत था, उसके भांजे की मुखबिरी की थी और रंजीत ने वहाँ उसके भांजे को एनकाउंटर में मार दिया। तब से सेवर के ठाकुर हमारे से रिवेंज खपा है और कभी भी हमको जान से मार सकते हैं, इसलिए हर घर में वेपन मिलेगा। मुझे भी उसकी बात सुन के मेरे नीचे की ज़मीन खिसक गई। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम इस पूरे गांव के ये वेपन भले ही इलीगल हों, लेकिन अगर सारे हथियार बटोर लिए और रात को आके अटैक कर दिया और ये मारे गए तो एक बहुत बड़ा इश्यू बन सकता था। इसलिए मैंने उनको आश्वस्त किया कि जितने वेपन हमने पकड़ लिए वो वापस लौटा जाए, वो तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बाकी हमने घरों की सर्च बंद कर दी। उसके बाद उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो बोले वो एमपी की तरफ गए हुए हैं। तो हमने भी वहाँ चंबल में नाव डली हुई थी और वहाँ गए कि चलो हम भी उधर उस साइड में देख के आते हैं उधर का इलाका। तो सारे हमने हथियार हमारे नाव में डाल दिए, हम भी बैठ गए। वो लड़का जो जसवंत मल्ला का बेटा था, उसने वो जो मल्ला नाव चला रहा था, वो हमको नहीं बताया कि वो मेरा चाचा है सगा। आँख ही आँख में उन्होंने इशारा किया और उसने हमको कहा कि ये लड़का बहुत अच्छी नाव चलाता है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तो ये अगर आप इस पे विश्वास करो और इसको चप्पू दे दो तो ये नाव चलाएगा। हमने उसका हाथ एक तौलिए से बांध रखा था और एक आरएसी के जवान को उसको पकड़ा रखा, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस में आ गया तो वो उसका हाथ छोड़ दिया उसने। चंबल के बीच में जाके, और चंबल में काफ़ी उछाल था उस दिन, उफान था और बीच में मुझे क्या बेवकूफ़ी सूझी, मैंने मेरे वायरलेस सेट को चेक करने के लिए कि धौलपुर कंट्रोल से हमारा कोई संपर्क होता है क्या यहाँ से। मैंने कंट्रोल को कॉल किया, चूँकि हम रात से निकले हुए थे इसलिए एसपी साहब भी पूरी मॉनिटरिंग में थे, तो उन्होंने कंट्रोल हमको कैच करता उससे पहले एसपी ने सीधा हमारे से पूछा कि लोकेशन कहाँ पे और क्या स्थिति है। तो मैं एक ये ध्यान रखे बिना कि हमारे पास एक लड़का, मैंने कहा सर वो तो मुख्य टारगेट तो नहीं आया लेकिन उसका लड़का पकड़ में आ गया और इतने हथियार। वो लड़का पूरा एकदम गौर से मेरी बातें सुन रहा था। जो ही मेरा संवाद खत्म हुआ वो छपाक से सारे चप्पू नदी में डाल दिए और छपाक से चंबल में कूद गया, चंबल में कूद गया, बीच चंबल के अंदर छलांग लगा दी। पहले तो थोड़ी दूर गया आगे और उसके बाद पता नहीं क्या खुरापात उसके मन में आई और वापस घुमा और बोला कि मैं तो मरेंगे और तुमको भी मारेंगे और नाव पलटेंगे। उसके बाद मेरे हाथ में AK-47 थी तो मैंने उसको डराया, लेकिन वो हमारा जो पत्रकार साथी था उसने देसी भाषा में उससे बात करी, उसको समझाया कि ये तेरे को मार देंगे, गोली मार देंगे, इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, तू तो चला जा। तो चप्पू उसने नदी में फेंक दिए। हमारी नाव हिचकोले खा रही थी बीच मझधार में। वो छपाक छपाक करते करते हमारी सांसें रुक गई सबकी, और वो दूर मध्य प्रदेश के किनारे तक जब तक नहीं पहुंचा, हमको ये था कि इसको कोई मगरमच्छ खा जाएगा। और उधर दूसरी तरफ जब पकड़ के लाए थे उसको तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया उस किनारे पर काली तीर की तरफ। बाद में जब वो किनारे पे पहुंच गया मध्य प्रदेश साइड में, तो फिर हमने वो इलाके नाव को चप्पू पकड़े और उस नाव को लेके गए मध्य प्रदेश के चंबल के किनारे तक। वहाँ एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी, सारे हथियार उस नाव में डाल दिए। और ये जो राकेश सिंघल था वो उसके बाड़ी गन हाउस के नाम से उसका आर्मोरी थी, तो वेपन्स का उसको काफ़ी अच्छा नॉलेज था। उसको निगरानी पे लगा के और एक RAC का कांस्टेबल था उसको साथ में छोड़ के हम उसके पीछे दौड़े उसको पकड़ने के लिए। 1-1.5 घंटे की मशक्क़त की, काफ़ी दूर तक चले गए, वो मिला नहीं। लेकिन एक बुजुर्ग सा व्यक्ति सामने आता हुआ मिला, तो उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? कि जसवंत मल्ला, उसका बाप। तो उसने कहा कि आप लोग, तो हमने बताया कि इस तरह से आए तो तुम्हारी तलाश में थे। उसने पूरी बात कन्फेस की कि साहब राम बाबू मल्ला आता है, किडनैप भी करता है,
चूंकि जाति का है इसलिए उसको घर पे आ जाता है, खाना खा लेता है, लेकिन किडनैपिंग के अपराध में हमारा कोई सहयोग नहीं है और आपको हम पूरी जानकारी देंगे। लड़के के बारे में उसने कहा कि वो आ गया, डर के मारे चला गया, अब आएगा नहीं आप तो, लेकिन जब तक हम वापस लौटने की स्थिति में आए तब तक अंधेरा हो गया था और पूरा पूरा गांव हमारे खिलाफ में किनारे पे एकत्रित हो गया। चंबल के मध्य प्रदेश का गांव भी या वो नहीं वापस लौटे काली तीर की तरफ, तो पूरा गांव रास्ता रोक के कि किनारे पे नहीं आने देंगे, बंदूक लेके पूरी मोर्चाबंदी के साथ में। तो हमको हवाई फायर करने पड़े, तब जाके उन्होंने रास्ता दिया, किनारे तक आए। उसके बाद में जैसे वो एक आदीन युगीन सभ्यता में होता है ना, बंदूकें लेके पूरा गांव इकट्ठा है, दूसरी तरफ हमारी मोर्चाबंदी, तो एक बड़े टकराव की स्थिति थी। वो आगे आए, हम उनकी तरफ जाएं, वो पीछे हट जाएं, इस तरह से काफ़ी तनातनी की स्थिति थी। बाद में उसी ऑपरेशन के दौरान हम जहाँ पे काली तीर पे पहुँचे थे तो एक दूसरी टीम को भी वहाँ पहुँचना था, रणजीत सिंह। तो जो एनकाउंटर किया था मुखबिरी रणजीत को देके और सेवर का, तो रणजीत सिंह SHO था कंचनपुर, उसके रिश्ते काली तीर वालों से बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो हमारी टीम है, उसने दिलासा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको छोड़ो जसवंत को, तब हम इनको रास्ता देंगे। आप जसवंत मल्ला को ले आए थे साथ में? हम जसवंत मल्ला को साथ ले आए, वो लड़का तो भाग गया। तो वार्ता हुई आपस में और इस शर्त पे उनको तो गांव वालों को ये लगा कि हमने उसका एनकाउंटर कर दिया और उसको चंबल में फेंक दिया। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो लड़का भाग गया। तो उन्होंने बार्गेनिंग की कि आप अगर उस लड़के को आप लोगों ने नहीं मारा है तो आप इस जसवंत मल्ला को छोड़ो और उसके बाद हम उस लड़के को ढूंढ के लाके हम पेश कर देंगे। हमने जसवंत को छोड़ा। 3-4 दिन बाद में वो उस लड़के को ढूंढ के लेके आ गया सरमोत्रा थाने। उसने सूचनाएं भी दी और बाद में उन्हीं सूचनाओं के आधार पे कालांतर में वो पकड़ का जो एनकाउंटर हुआ राम बाबू मल्ला का, वो मध्य प्रदेश पुलिस ने किया। लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस वक्त कितने लोग ऐसे थे मल्ला के पास में जिनका अपहरण करके और पकड़ के तौर पे उनको रखा हुआ था अंदाजन? चंबल की रेवाइंस में एक बागी बनने के बाद में उसके साथ कितने लोग जुड़ जाएं, जिसके पास बंदूक है, जो परेशान है, जिसको एक्सटोर्शन करना है या जिसमें किसी बात की रंजिश लेनी है, तो सहज रूप से गिरोह बन जाते हैं। नहीं, जो अपहृत लोग कितने थे? नहीं, वो हमें नहीं मिले जी, लेकिन अंदाजन वो तो एक रोज जो भी कोई अकेला मिलता उसकी एक सहज सामान्य प्रवृत्ति थी कि कोई भी अकेला आदमी उठा के ले जाता था। ये हरि सिंह जिसका नाम आ रहा था, किस सन की बात होगी अंदाजन? ये 2000 के आसपास। एक तरह से जैसे एक धंधा हो गया फिरौती के लिए, किडनैपिंग, एक डकैतों का, या तो वहाँ पे एक्सटोर्शन था, जो माइनिंग एरिया है जी, उनका काम बंद करा देना, एक चिन्ह दे देना कोई कि ये लाके पेश करोगे तो ही, आधा नोट फाड़ के दे दो, आधा नोट फाड़ के दे दो, माचिस की तीली दे दो, कुछ भी दे दो जी, एक ऐसा चिन्ह कि आप ये लाके दोगे वापस तो आप काम शुरू करोगे। तो एक्सटोर्शन और ये फिरौती, किडनैपिंग करके, ये डकैतों की आय का एक मुख्य जरिया है, उसी से उनका सर्वाइवल है, धमका के पैसे ऐंठना। तो ये शुरू से लेके और अब तक ये प्रवृत्ति चल रही। आज वो डकैती जैसे हम सुनते हैं कि घोड़े के टाप पे, फिल्मी तरह के डाकू नहीं, फिल्म वाले डाकू नहीं है। अच्छा, उसके बाद में आप बाड़ी से आगे कोटपुतली को जयपुर महिला थाने, बाड़ी से बाद में आप कोटपुतली चले गए, बाड़ी से जयपुर आया और जयपुर से CU सिटी अलवर गया। अलवर में जब पोस्टेड था उसी वक्त सुमेधा दुर्लभ जी वाला कांड हुआ, तो जयपुर में सुमेधा दुर्लभ जी का किडनैपिंग हुआ, और सुमेधा दुर्लभ जी सिंह साहब थे, वो DIG थे, एक बड़े जौहरी की धर्मपत्नी जी, और काफी
बड़ा बड़ा अपराध था और मतलब एक सेंसेशनल क्राइम था कि एक बड़े घराने की संभ्रांत महिला का किडनैपिंग हो जाना, वो भी यूनिवर्सिटी जैसे पोस्ट इलाके से। दुर्लभ जी अस्पताल के पूरा पुलिस मुख्यालय के लिए एक चुनौती का विषय था। उसमें इन्वेस्टिगेशन में एक तथ्य सामने आया था कि एक कोई लावारिस स्थिति में इंडिका गाड़ी मिली थी। उस गाड़ी की जब तहकीकात हुई तो पता लगा कि ये गाड़ी किसी समय बिलासपुर मध्य प्रदेश में वहाँ इंजीनियर्स का किडनैपिंग हुआ था जी। उन इंजीनियर्स से ये गाड़ी लूटी गई थी और उस घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस दबिश में एक बोलेरो गाड़ी पकड़ी गई जो जयपुर शहर से चोरी गई थी जी। उस गाड़ी की चोरी की घटना में 2 लोगों का चालान हुआ था, जिसमें एक तो कोई जोगेंद्र सिंह और बिच्छू था जो मुरैना इलाके का था जी। और एक कोई मीणा था दौसा इलाके का जी। तो जोगेंद्र सिंह और बिच्छू पर एक संदेह की सुई थी कि हो सकता है कि उसका इस घटना से कोई अपराध में संलिप्तता हो। जोगेंद्र सिंह और बिच्छू को पकड़ने के लिए हमको लगाया गया था अलवर से, चूंकि मेरा बाड़ी पोस्टिंग रहा 3 साल, तो उस दृष्टिकोण से हमको ये जिम्मा दिया गया कि आप मुरैना, भिंड और इस इलाके में इसकी तलाश करके और आगे इसकी कोई कनेक्टिविटी इस अपराध से है या नहीं है, जानकारी करनी थी। वहाँ के जो एसपी थे वो भी बयाना इलाके के थे, रूप सिंह मीणा। हमने उनसे संपर्क किया लेकिन वो हमारे संपर्क में आया नहीं। फिर बाद में सामाजिक लोगों से बात करके हमने विश्वास में लेके उसको संपर्क किया। उसने पूरी तरह से उस घटना में संलिप्तता से इनकार किया। बाद में जब लगा कि ये कुछ बता नहीं रहा है तो एक जोरा डैम है मध्य प्रदेश में चंबल के किनारे, जोरा डैम पे रेस्ट हाउस में उसको लेके और बड़ी कठोरता से उसे पूछताछ हुई। 3rd डिग्री मेथड अपनाया होगा। अब उसको आप क्या रूप देते हैं मैं तो ये कहूँगा कि काफी जो परिस्थितियां कठोरता से पूछताछ हुई जी। और कठोरता से पूछताछ में उसने ये बोला कि साहब मुझे परेशान मत करो, मुँह पे डुकरिया ना है, कि ये डोकरी मेरे पास नहीं है जी। तो आपको एक क्लू मिल गया कि इसका मतलब इसको पता है? नहीं ऐसा नहीं हुआ। उसने फिर कहा कि आप मुझे पूरी घटनाक्रम की जानकारी दो, मैं आपका जितना सहयोग हो सकता है मैं सहयोग करूंगा। उसमें हमारे साथ लेकिन क्या उसको पता था कि आप किसी महिला के अपहरण के बारे में जानकारी चाह रहे हैं? नहीं, उसको सारी जानकारी हमने दी थी। उसने ये कन्फेस किया कि वो गाड़ी चोरी हमने की थी और हम लोग इंजीनियर्स की किडनैपिंग में साथ थे। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दी, जब उसको पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी कि जयपुर में एक इंडिका गाड़ी मिली है और ये इंडिका गाड़ी उन इंजीनियर्स की है, तब उसने कहा कि मुझे परेशान मत करो, आप मुझे जानकारी दो, मैं आपको कुछ जानकारी महत्वपूर्ण दूंगा। तब उसने बोला कि ये जो इंडिका गाड़ी अगर वास्तव में जयपुर से मिली है तो ये उस घटना में उन इंजीनियर्स के पास थी और उनके किडनैपिंग में एक लड़का था जो RK सिंह नाम का लड़का था, छपरा इलाके का, बिहार का। और राकेश सिंह नाम था, राकेश सिंह था। ये वहाँ से गाड़ी लेके भाग गया था जब पुलिस आई थी उससे पहले। और लेकिन राकेश सिंह इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता कि आप कह रहे हो कि 10 करोड़ की फिरौती मांगी, इंग्लिश में रैंसम कॉल हो रहा है। तो उसने कहा राकेश सिंह इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। उसके परिवार में अजय सिंह और अभय सिंह नाम के जो व्यक्ति, उनमें से एक सिविल सर्विस भी दे चुके थे शायद। अजय सिंह सिविल सर्विस के 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके थे और मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे जी, जो आरोपी थे। तो अजय सिंह और अभय सिंह के बारे में कहा कि इन लोगों ने एग्जाइट बैटरी वाले से 10 करोड़ की फिरौती वसूल करी है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप जैसा बता रहे हो वैसा है तो इसमें राकेश सिंह के साथ अजय सिंह और अभय सिंह का जरूर योगदान है और उसके बिना ये अपराध नहीं हो सकता। क्योंकि छपरा के थे तो ये सारी जानकारी हमने DIG साहब से शेयर की। संजीव कुमार सिंह जी जो हमारे साथ उस समय भोपाल से लगाए हुए थे, उनके माध्यम से हमने DIG साहब को पूरी जानकारी जब बताई तो VK सिंह साहब को छपरा भेजा गया था
उन्होंने पूरी जानकारी वहां से एकत्रित की। ये छपरा से एसपी थे वीके सिंह जी? वीके सिंह जी शायद एसपी ट्रैफिक थे उस समय। ये वहां गए और उसके बाद फिर उनके मोबाइल नंबर, उनके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा कि ये सारे लोग दिल्ली में हैं और 2 ठिकाने चिन्हित हुए थे और उनमें से एक ठिकाने से सुमेधा दुर्लभ जी को उमेद सिंह जी थे, एक इंस्पेक्टर, उनकी विशेष रूप से उनको जिम्मा दिया गया था और वो रेस्क्यू करके लेके आए थे। तो हालांकि सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन जो सुमेधा दुर्लभ जी के अपहरण के बारे में महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ने में और कड़ी जोड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल उससे मिली जानकारी भी थी। और शायद अगर वो जानकारी नहीं मिलती तो काफ़ी पेचीदा स्थिति इस अपराध में रही होती। अच्छा, एक और केस है जो बड़ा चर्चित रहा राजस्थान का, भंवरी देवी कांड। आप एडिशनल एसपी थे फलोदी में और उस वक्त जो सर्च ऑपरेशन चला, सीबीआई ने हड्डियों की तलाशी की इंदिरा गांधी नहर में, उस कैनाल में, राजीव गांधी कैनाल में, उस वक्त भी आपकी भूमिका बड़ी चर्चित थी। भंवरी देवी केस की पृष्ठभूमि में एक बड़ा अपराध था, एक जमीन घोटाला जी। किसानों की ये मुंबई की 2 कंपनियां थी जी। उनसे सांठ-गांठ करके बिश्नाराम बिश्नोई, कैलाश जाखड़ और एक बड़े अपराध गिरोह ने किसानों की जमीनें फर्जी नामों से पूरे गांव को बेच दिया था। कई गांवों को बेच दिया, कई हजारों बीघा जमीन बेच दी। आबादी वाला गांव भी बेच दिया था उस फलोदी के पास। एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर किसानों की एग्रीकल्चर लैंड बेच दी। उसको लेकर के हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और हाईकोर्ट ने एक डायरेक्शन दिए थे आईजी को कि एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में अनुसंधान दल का गठन हो और इसकी गंभीरता से तहकीकात हो। उस अनुसंधान दल का मुखिया मुझे बनाया गया था। अनुसंधान के दौरान हमने काफ़ी प्रयास करके करीब 50-60 लोग गिरफ्तार किए थे, लेकिन ये मुख्य अभियुक्त पकड़ में नहीं आ रहे थे, बिश्नाराम और कैलाश जाखड़। इनके ठिकानों पे हम दबिश देते और अगले ही दिन हमारे खिलाफ कोई इनको इस्तगासा हो जाता, रेप, छेड़खानी, एट्रोसिटी एक्ट, 10-12 इस्तगासे हमारे खिलाफ दर्ज हो गए। इधर हाईकोर्ट का प्रेशर था कि मेन ऑफेंडर्स हैं वो गिरफ्तार नहीं हो रहे, उधर ऑफेंडर्स पे दबिश देते तो हमारे खिलाफ 376, 354 SC/ST एट्रोसिटी एक्ट मैनेज करके हमारे खिलाफ झूठे अपराधों का सिलसिला जारी हो गया। फलोदी कोर्ट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो ही FIR जाती और वो दर्ज कर लेते। तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति थी कि इतनी सिंसियर एफर्ट्स के बावजूद हम जिस त्रासदी को झेल रहे थे उसको कोई समझ नहीं पा रहा था। हाई कोर्ट ने जब इसकी प्रोग्रेस तलब की तो हमने सीधे तौर पे लिखा कि हम इन ऑफेंडर्स को इन परिस्थितियों में नहीं पकड़ सकते। तो हाई कोर्ट ने पर्सनल अपीयरेंस नहीं मानी थी, लेकिन जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट को पढ़ा तो माननीय जस्टिस संदीप मेहता साहब थे, उन्होंने शायद मेरी पीड़ा को महसूस किया और उन्होंने मुझे बुलाया कोर्ट में और मेरी बात सुनी और उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया। उन्होंने पूछा तुम्हारी परेशानी क्या? मैंने कहा सर 100 लोग दबिश दे रहे हैं और FIR में एडिशनल एसपी फलोदी है, वो नामजद अभियुक्त है, वो सोन्य और वो रेप कर रहा है, तो क्या ये बाकी लोग निगरानी कर रहे हैं कि मैं सुगमता से अपराध कारित कर सकूं? तो न्यायालय ने इस बात को बहुत महसूस किया गंभीरता से और सारे के सारे जितने मुकदमे दर्ज हुए थे वो 202 की जांच में कन्वर्ट कर दिए। कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि अगर इस तरह का कोई कंप्लेंट आता है तो भविष्य में कोई FIR दर्ज नहीं होगी, वो IG रेंज जोधपुर को ट्रांसफ़र होगी परिवाद, और IG रेंज जोधपुर उस परिवाद की जांच किसी SP स्तर के अधिकारी से कराएगा और SP स्तर का अधिकारी इस दृष्टिकोण के साथ वो जांच करेगा कि ये परिवाद उस टीम के खिलाफ दिए जा रहे हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो इस भूमि घोटाले की जांच कर रही है। इसके बाद ये बदमाशों पर काफ़ी प्रेशर पड़ा। फिर ये मोहरा बने उस भंवरी कांड का, क्योंकि जब उनको लगा कि हाईकोर्ट पूरी तरह से पुलिस टीम के
पक्ष में खड़ा हो गया जी। है और अब हमारी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कभी भी हो सकती है। जी। तो एक दिन रात को 1:30 बजे मैं फलोदी में जब सो रहा था मेरे रेजिडेंस पे, जी। तो एक फ़ोन कॉल आया। 2-3 बार कॉल किया तो मैंने उसको अटेंड किया। जी। तो मैंने पूछा कौन, तो उसने कहा कि डॉन बोल रहा हूँ। जी। तो मैंने कहा कौन से डॉन बोल रहे हो? तो बोले बिश्ना डॉन बोल रहा हूँ। जी। तो मैंने उसको गाली सुनाई। जी। तो बोले साहब कि मैं तो आपको इसलिए फ़ोन किया है कि रात को आप अकेले रहते हो। जी। तो मैंने उसको बोला कि मैं अकेला नहीं रहता हूँ, मेरे पास AK-47 भी रहती है, जी। और अगर तुम्हारे में दम है तो मेरे कैंपस में एक पैर रख के देखना, जी। तुमको क्या परिणाम भुगतना पड़ता है जी। ये खुद को पता लग जाएगा। जी। उसने फ़ोन काट दिया। उसका फ़ोन इंटरसेप्शन पे था। ये जानकारी उस समय हमारे SP साहब थे, गोगोई साहब, उनको भी लगी, और अभी जो वर्तमान में DG साहब हैं, मिश्रा साहब, ये वहाँ के IG थे। उस समय IG थे, जी। उनके नोटिस में आया। तो उन्होंने देखा कि इसको लाइफ थ्रेट है, जी। तो मुझे अगले दिन बुलाया और मुझे 20 कमांडो दिए। जी। फिर हमने उन कमांडोज की टीमें बनाई अलग अलग, जी। और कभी ट्रैक्टर में भेजते हैं, कभी किसी गाड़ी में, ताकि इनको ये पता नहीं लगे कि कौन सी गाड़ी में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि ये लोग वहाँ से भाग गए। इधर इन्होंने मेरे इन्होंने तबादले के बदले में इन्होंने बीकानेर में भी कोई वारदात की उन दिनों में? इनका कार्यक्षेत्र बीकानेर, जी। पूरा कोलायत एरिया, जोधपुर, पाली, ये पूरा ऑपरेशनल एरिया था। जी। काफ़ी अपराध थे इनके, दर्जनों अपराध थे। बाद में जब इनका पुलिस का दबाव पड़ा तो इन्होंने उसी कि एडिशनल SP पीछे पड़ा हुआ है तो इसका तबादला हो जाए, और इन्होंने जी। एक उस समय के जो राजनेता थे उनसे संपर्क किया, जी। और सौदेबाजी में इन्होंने उस अपराध को अंजाम देना जी। तय किया। जी। और अल्टीमेटली मतलब वहाँ से जो ये भंवरी देवी के भंवरी देवी के अपराध में जमीन घोटाले के ये मुख्य ऑफेंडर थे, और मतलब ये उससे बचने महिपाल के लिए मदेरणा और इनके संपर्क में आए। उनके संपर्क में आए। जी। उसके बाद में इन्होंने भंवरी देवी का किडनैपिंग और मर्डर केस में ये संलिप्त रहे। CBI टीम के साथ हम लोग भी रहे। जी। और इसके बाद इनकी जब गिरफ्तारी हुई, पहले कैलाश जाखड़ के बारे में, इसके पास कौन सा मोबाइल नंबर है ये हमारे किसी सूत्र से पता लगा। वो इंटरसेप्शन पे आया तो ये पकड़ा गया चेन्नई से लौटते हुए। उससे पूछताछ के आधार पर विश्नाराम भी पुणे में पकड़ा गया। उसके बाद फिर एक के बाद एक ये सारे ये पकड़े गए। ये पहला अवसर था कि जहां CBI कभी अपने इन्वेस्टिगेशन में लोकल पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करती, जबकि भंवरी देवी के केस में लोकल पुलिस को भी इन्होंने अपने साथ सहयोग में शामिल किया था। मैं भी उनके साथ था, और शायद CBI के इतिहास में ये पहला अवसर होगा जब CBI ने अपने अधिकारियों के अलावा स्टेट पुलिस को भी अपने हेडक्वार्टर्स पे बुला के सम्मानित किया, रिकॉग्नाइज किया, जिसमें मिश्रा साहब भी थे, वो गोगोई जो साहब थे। हड्डियां बरामद हुई राजीव गांधी कैनाल में डाल दी गई थी, बताते हैं कि उसकी तलाशी में भी आपकी बड़ी भूमिका रही। वो भी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट था। राजीव गांधी कैनाल में उसके पास में इन्होंने भंवरी देवी का शव जलाया था, और उसके बाद जो अवशेष थे वो उसमें डाले थे। तो उसकी सर्च ऑपरेशन में काफ़ी लड़के PTS से भी आए थे, पुलिस के भी थे। पानी का जब 0 लेवल हुआ उसके बाद जो अवशेष मिले थे उसका ही बाद में CBI ने परीक्षण कराया था, और फिर FBI अमेरिकी लैब से, जी, FBI से, और उन्होंने फिर इस अपराध को उससे जोड़ा था। एक बिछुड़ी थी जिसपे एक स्किन मिली भंवरी देवी की, जो अवशेष थे उसमें कई चीजें थी, हड्डियां भी थी। उसके बाद आप SP बनकर के वापस उसी इलाके में पहुंचे, धौलपुर। उसके बाद अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं फलोदी जब एडिशनल SP था तो मुझे 2.5 साल हो गए, और इस तकासों से और इस परेशानी से नवाजा गया।
मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी समय हो गया है जी और टारगेट कर करके झूठे इस्तेगासे कराए जा रहे थे। तो मैंने रिक्वेस्ट की, तत्समय हमारे जो एसपी साहब थे राहुल प्रकाश जी और गौरव गोयल साहब कलेक्टर थे, सीएम साहब का स्टे था वहाँ फलोदी में, जी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सब मेरा ट्रांसफ़र करा दो जयपुर। जी तो उन्होंने सीएम साहब को जाके कहा, तो सीएम साहब ने उनको कहा कि अच्छा काम कर रहा है, क्यों ट्रांसफ़र चाह रहा है, उसको बोलो सुबह मेरे से आके मिले। जी मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि क्यों जाना चाह रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, मेरे जिले में राज में अच्छे काम करने वाले अधिकारियों के लिए पोस्टिंग कोई मायने नहीं रखती, जी अच्छी जगह लगाऊंगा, जी अपना अच्छा काम करते रहो। फिर उन्होंने काफ़ी संवाद कायम किया। सीधे तौर पे मैं हिच में था कि मैं मुख्यमंत्री जी से कैसे बात करूं। वो सरकार के अपने कामों के बारे में फीडबैक लेना चाह रहे थे, इंडिपेंडेंट व्यू कि जनता की निगाहों में सरकार की छवि कैसी है, जी सरकार कैसा काम कर रही है। शुरुआती दौर में तो मैं उनसे ओपन अप नहीं हो पाया। बाद में जब उन्होंने मुझे नॉर्मल किया कि नहीं तुम सीएम से बात नहीं कर रहे हो, तुम अशोक गहलोत से बात कर रहे हो, तो मैंने मेरा जो अपना फीडबैक था जी वो दिया और करीब 1 घंटा 1 to 1 एक सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और एक एडिशनल एसपी का संवाद था। तो मेरे लिए वो बड़े गौरवमयी क्षण थे। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि अब तो मेरा जयपुर ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, जी लेकिन वहाँ से जब लिस्ट आई तो मेरा सीएम साहब के गृह क्षेत्र में मेरा तबादला हुआ और उन्हीं की विधानसभा के चुनाव का जिम्मा मुझे मिला। जी मुझे पूरी ऑटोनॉमी उन्होंने अपनी टीम चुनने की दी। जी चुनाव में उनके सामने शंभू सिंह जी खेतासर आए, जी उन्होंने बड़ी रणनीतिक तौर पर चुनाव लड़ा। जी चुनाव के दिन उन्होंने पूर्व संध्या को काफ़ी कुछ गड़बड़ करने की भी कोशिश की, वो हमने विफल कर दी। जी हमारे लिए ये एक बेहद चुनौती का विषय था कि मेरे सजातीय होने के कारण हमारे पर एक नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि कहीं ये एलिगेशन नहीं आए कि बीजेपी सामने वाले कैंडिडेट को सपोर्ट किया। हमने सपोर्ट किया, लेकिन हमने पूरी निष्पक्षता से चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए चुनाव कराया। सीएम साहब खुद व्यक्तिगत तौर पे चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी सत्ता में नहीं आई। तो बाद में उनको भी थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि मैं इससे कमिटमेंट किया था कि चुनाव के बाद ट्रांसफ़र करा दूंगा, लेकिन उनका उनसे निरंतर संपर्क रहा, स्नेह भी रहा पूरे सेवा काल में। बाद में मेरा वहाँ से इसी दौर में शंभू सिंह जी खेतासर ने मेरी शिकायत की कि इसके कारण मैं चुनाव हारा, इस कारण मेरा तबादला हुआ वहाँ से भरतपुर। ये वो दौर था जब मेरा लड़का नर्सिंग कॉलेज में अलवर पढ़ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बिस्तर पे था। तो मैंने हर स्तर पर ये प्रयास किया कि मुझे भले ही नॉन फील्ड कर दो, लेकिन मुझे जोधपुर में चूंकि इसका ट्रीटमेंट होना है, लेकिन मुझे वहाँ से मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी गई। और मैं आपको ये मान लिया गया कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री को जिताने में भूमिका अदा की, आरोप थे। हमने तो कोई अनड्यू कोई लाभ नहीं पहुंचाया, जो निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देश के उसकी कठोरता से पालना कराई। लेकिन ये महसूस किया गया और ये प्रचारित किया गया कि उनका फेवर किया गया, तो हमको प्रताड़ना के तौर पर भरतपुर भेजा गया। ये बात जबकि उस समय जो ऊर्जा मंत्री थे उनको जब मैंने गुहार की तो वो भी इस बात से कि बच्चा बीमार है, बेड बिस्तर पे है, फ्रैक्चर है, तो उन्होंने प्रयास किया कि मेरा नॉन फील्ड जोधपुर में हो जाए, लेकिन मैं इस पूरे एपिसोड में विफल रहा। और मैं अल्टीमेटली हमारे जो एसपी थे राहुल प्रकाश जी, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, एक बार ज्वाइन कर लो, बाद में छुट्टी ले लेना। और वो मेरा एक संकट का दौर था। मेरे अधिकारियों ने और मुझे काफ़ी संबल दिया और मेरा भरतपुर पोस्टिंग हो गया। वहाँ भी हमने वो जो टीम थी, बीजू साहब आईजी थे, राहुल प्रकाश जी एसपी थे, बहुत बेहतरीन पुरानी पहले आप काम कर चुके थे उनके साथ, काम का दौर था। उसके बाद मेरा चूरू पदस्थापन हुआ
चूरू पदस्थापन के पीछे आनंद पाल फैक्टर भी था, क्योंकि आनंद पाल का मुख्य कार्यक्षेत्र एक जो ठिकाना था उसके ठहराव का, छिपाव का, वो चूरू जिला था और यहीं से वो अपने सारे ऑपरेशन संचालित करता था। कहते हैं कि एनकाउंटर जब हुआ था, राहुल बारेट साहब थे, वो एसपी थे, उनके प्रयासों से ही मेरा वहाँ पे एडिशनल एसपी के पद पर पदस्थापन हुआ। मेरे गांव के पास ये मेरा पहला पदस्थापन था, अदरवाइज पूरे सेवा काल में मैं दूर दूर रहा और उसी सेवा काल से गांव से भी वास्ता हुआ, लोगों से परिचय भी हुआ। और आनंद पाल प्रकरण में कहते हैं कि जो जातीय सेनाएं हैं उनके भी निशाने पर आप आ गए उस वक्त जब राहुल बारेट साहब के साथ में हमने आनंद पाल के धरपकड़ के काफ़ी प्रयास किए। सैकड़ों रातें पिकअप में बैठ के बिस्तरें डाल के सरदार शहर, आसपास के क्षेत्र में, इवन बीकानेर और गंगानगर तक भी रात रात में जाते थे। इसी का परिणाम रहा कि आनंद पाल को अपना इलाका छोड़ना पड़ा और इसकी पूरी जो टीम थी वो छिन भिन्न हो गई। एसओजी के रडार पे पहले से ही थे और इसी बिखराव के कारण एसओजी को महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली, उसका भाई पकड़ा गया और उसके बाद जो मिली सूचनाएं उसके आधार पर उसका एनकाउंटर हुआ। जब तक उसकी बॉडी चूरू जिले में थी तब तक तो कोई एनकाउंटर के वक्त आप थे या एनकाउंटर के वक्त? उस दिन मेरा प्रमोशन का बोर्ड था तो मैं जयपुर गया हुआ था। मैं जब चूरू पहुंचा तो मुझे एसपी साहब ने कहा कि तुम रतनगढ़ के आसपास आ जाओ, तो वो आगे की टीम में चले गए थे, बाद में हम पीछे की टीम में पहुंचे थे। लेकिन हम जब तक पहुंचे तब तक उसका एनकाउंटर हो चुका था। उसके बाद उसकी बॉडी को लेकर के बड़ा डिस्प्यूट था कि उसका दाह संस्कार कहाँ हो, उसकी बॉडी लेने वाला कोई था नहीं। 5-6 दिन तो इस रस्साकसी में चला कि इसका दाह संस्कार कहाँ हो। अल्टीमेटली एक दिन तय हुआ कि रात को चूरू में ही होगी। हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर मैसेज मिला कि इसकी बॉडी को उसके गांव सांवराद ले जा करके और उनके परिजनों को सुपुर्द करनी है। वो जिम्मा मुझे दिया गया। रात को हम 2 बजे उसकी बॉडी ले करके और सुबह एकदम सुबह 6 बजे उसके घर पे पहुँचे। एक बार तो पूरा गांव एकत्रित हो गया, टकराव की सी स्थिति आई, लेकिन उसके मामा वहाँ मौजूद थे, उसकी मदर थी वहाँ पे। उनको मैंने समझाया तो वो मेरी बात मान गए। बॉडी उनको हैंडओवर की और उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो सबके नोटिस में है। और उसके बाद में आप एसपी बन करके उसके बाद मेरा आईपीएस में प्रमोशन हुआ और मेरी पहली पोस्टिंग भरतपुर हुई। और वहाँ पर विश्वेंद्र सिंह जो अभी मौजूदा मंत्री, उनसे भी आपका टकराव हुआ। विश्वेंद्र सिंह जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन गलतफहमियों के शिकार होके हम अच्छे मित्र थे, मेरे पे बहुत अफेक्शनेट थे, लेकिन गलतफहमियों के कारण वो एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। बाद में उनको भी महसूस हुआ कि जो हुआ वो गलत हुआ। फिर मेरा जालोर पदस्थापन हुआ, जालोर से बांसवाड़ा हुआ, बांसवाड़ा से धौलपुर और उसके बाद इस पूरी पुलिस यात्रा का समापन कोटा से हुआ। और धौलपुर में आप गए तो एक केशव गुर्जर जो अभी जो डाकू है उसकी बड़ी चर्चा हुई। धौलपुर में एक ऑडियो बहुत मैं जब बाड़ी था तो मेरे मन में एक कसक थी कि जिन परिस्थितियों में मेरा तबादला हुआ या मुझे जिला छोड़ के जाना पड़ा, तो मन में था कि एक बार दोबारा इस जिले में वापस आना चाहिए और वो मेरी मुराद पूरी हुई। तो जो बचे हुए डेप्यूटी के काम थे वो उसी दबंगई से पूरे उन कामों को अंजाम दिया। केशव गुर्जर एक डकैत है जो अभी भी फरार चल रहा है, करीब उस पर 1 लाख से अधिक का इनाम है। उसके साथ 2-3 एनकाउंटर हुए, बाल बचा, इंजर्ड हुआ, लेकिन वो संयोगवश बच निकला। पंचायत चुनाव में उसने लोगों को धमकाना शुरू किया कि या तो मेरे कैंडिडेट के सामने खड़े नहीं हो या खड़े हों तो उसके मुताबिक पैसे दें। किसी ने आगे जानकारी नहीं दी थी, लेकिन एक बार किसी के माध्यम से हमको पता लगा कि केशव लोगों को धमका रहा है। वो जानकारी जब हमको मिली तो जिन नंबरों से ये कॉल करके धमका रहा था वो नंबर मैंने लिए और एक सरपंच को उसने बुलाया कि कोई गजपुरा जगह है वहाँ पे आ जाओ, उसके बाद फ़ोन करना, तब मैं बताऊँगा कहाँ आना है जी। तो मैंने उसको कॉल किया उसी स्थान पे पहुँच के और मैंने कहा कि मैं गजपुरा खड़ा हूँ, आगे बताओ कहाँ पे आना है। तो उसने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा एसपी धौलपुर बोल रहा हूँ। फिर मैंने उसको
धमकाया जी और उसको कहा कि अगर पंचायत चुनाव में किसी तरह की कोई दखल की तो चीथड़े उड़ा दूंगा। सबको सीधे तौर पे निर्देश भी दे रखे थे कि अगर ये कहीं गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है तो एक्सट्रीम एंड तक इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया चीथड़े उड़ाने का, क्या मानवाधिकारों के इस दौर में पुलिस के पास में ऐसी स्थिति रही है कि वो किसी के चीथड़े उड़ा दे? केशव गुर्जर पहले फायर करके किसी पुलिस वाले को मारे, उसके पास वेपन है, उसके एनकाउंटर में हमारे एक कांस्टेबल के जब रेड में गए थे तो उसने फायर किया, उसके बड़ी मुश्किल से जान बची। ग्रीन कॉरिडोर से हमने उसको जयपुर तक पहुंचाया कोविड के दौर में। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि वो हमारे किसी आदमी को मार दे तब उसके फायर करें? उसके पास वेपन है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, कई हत्या के अपराध उस पर हैं, पुलिस पर हमला मतलब करने के अपराध बने हैं। तो पुलिस सेल्फ डिफेंस में कर सकती है। वो तो उसके पास वेपन है, वो अगर पुलिस वो पूरे तैयार है कि किसी पुलिस वाले को निपटा दे, देखते ही उसको लग रहा है कि पुलिस मुझे मारेगी तो मैं मार दूं पुलिस को, तो क्या हम ये इंतजार करें कि पुलिस वालों को मारे तब हम मारें उसको? मतलब ये संभावना थी पूरी। अगर पुलिस आत्मरक्षा में फायर नहीं करे। एक बात और है, सीआरपीसी में एक प्रावधान है हाउ टू अरेस्ट, उसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का कोई व्यक्ति दोषी है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उस एक्सटेंट तक जा सकती है। जिंदा या मुर्दा कैसे भी उसको। जिंदा या मुर्दा, ये कानूनी प्रावधान है। ये मेरी जिज्ञासा थी इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, आप पढ़िए सीआरपीसी। अच्छा, आपने जब दौर शुरू किया पुलिस में आए तो 3rd डिग्री के कई तरीके थे। 3rd डिग्री के तो आदिकाल से पुलिस में रहे हैं और किसी न किसी रूप में रहेंगे। किस तरह के प्रचलन में रहे उस वक्त? कहने को तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत कारगर भी है और बहुत अच्छे से खुलासे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया और वो बता नहीं रहा है, आपका सहयोग नहीं कर रहा है। दूसरा, आप पर इतना प्रेशर है पब्लिक का। आप अगर एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं, आप मानवाधिकारवादी हैं, लेकिन आपके घर पे चोरी होगी तो आप सबसे पहले आप उम्मीद ये करेंगे कि लाके उसको पीटो। उस समय आप सारे मानवाधिकार भूल जाएंगे। किसी बड़े अधिकारी के साथ कोई अपराध हो जाता है तो सबका दृष्टिकोण ये रहता है कि पुलिस कुछ भी करे लेकिन वो व्यक्ति पकड़ में आना चाहिए या उनकी वारदात का खुलासा होना चाहिए। तो पुलिस तो हमेशा दोराहे पे खड़ी रहती है। नहीं, मैं तरीके क्या क्या होते हैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक आन मिलो सजना, एक पट्टे की बात तो आती है कि उससे पीटा जाता है, डंडों से मारा जाता है, रात रात सोने नहीं दिया जाता, इस तरह की कहानियां तो आती है। बहुत सारी चीजें हैं कि क्या कुछ नए इजाद हुए तरीके? ये तो मानवाधिकार हनन की बातें हैं सारी, लेकिन अब वो जमाने गए। पहले तो बहुत कुछ होता था लेकिन अब समय के साथ जिस तरह की परिस्थितियां और पुलिस मानवाधिकार के संगठनों के सामने जिस रूप में कटघरे में खड़ी होती है तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि हम क्यों करें। अच्छा, इसके लिए करें। आखिरी सवाल, इतनी लंबी यात्रा रही आपकी, करीब कितने साल? 34 साल। 34 साल की यात्रा बिल्कुल थ्रिलिंग रही जी, एक रोमांचक सफर की तरफ रही और अचानक वो अब रुक गई रिटायरमेंट के साथ, जो होता है होना ही चाहिए। अब उसके बाद क्या योजना, आप क्या करना चाहते हैं? देखो, अभी तक तो था एक यूनिफॉर्म सर्विस का एरा जिसमें बहुत सारी बंदिशें थी जी। आपके मन में कोई भाव था तो एक लक्ष्मण रेखा थी कि आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। आपको कुछ अटपटा भी लगता था लेकिन आपके मन की जो रिएक्शन है वो सही रूप में व्यक्त नहीं कर पाते थे। अभी तो एक नया सफर शुरू हुआ है जिसमें खुला आकाश है। अभी तो आप अपने आईने से सोचते थे कि मैं पुलिस में हूँ, लेकिन मैं जब बाहर निकल करके आया तो मुझे पहला एहसास तो हुआ कि हमारा कोई पुलिसकर्मी
रिटायर हो जाता था, सेवानिवृत्त हो जाता था, तो हमारे मन में ये भाव रहता था, हमेशा रहा भी है, और पुलिस मुख्यालय का भी दृष्टिकोण है कि वो जब घर से रिटायर होके जाए तो उसके पेंशन के कागजात उसको दे दिए जाएं ताकि उसको कोई परेशानी नहीं हो। मैं रिटायर हुआ तो कागज हमने खुद ने बनाए, डीओपी में कोई परेशानी नहीं हुई। पेंशन विभाग में कई बार ऐसे छोटे मोटे आक्षेप लगा के और हमारे पेपर्स लौटाए गए, तो मुझे लगा कि मेरा एक बैचमेट जो एडिशनल डायरेक्टर स्तर का अधिकारी है वो बैठा हुआ है और वो पूरा प्रयास रहता है कि मेरी पेंशन के कागजात तत्काल बन जाएं, फिर भी इतने अवरोध हैं, तो आम आदमी के लिए क्या स्थिति होगी। तो एक सामान्य व्यक्ति बनकर के और जितने शासकीय विभाग हैं उनकी कार्यप्रणाली को, अभी तक तो यूनिफॉर्म में थे इसलिए कहीं भी जाते थे तो अपने आप ही काम हो जाते थे। आप सोच रहे हैं कि ऐसी भी कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए ताकि उनको मदद मिल सके? पेंशन का एक ऐसा विभाग है जिसमें जैसे कोई हरिद्वार जाता है अस्थियां विसर्जन के लिए और वहाँ पे जो पंडों की निगाहें होती, वो निगाहें, वही निगाहें एक पेंशन विभाग में बैठे हुए कार्मिकों की रहती है। अच्छा, एक सवाल छूट गया था, आप आईपीएस अधिकारी रहे, आरपीएस रहे, उससे पहले जेईएन रहे जी। आपने इतना लंबा सेवा काल, आमतौर पे तो ये माना जाता है कि एक पुलिस अधिकारी है उसके बच्चों को काम करना ही नहीं चाहिए, इतना जुगाड़ उनका हो जाता है, मार्केट में ये धारणा है। लेकिन आपका एक बेटा कांस्टेबल बनता है, एक फॉरेस्ट में जाता है और वो बड़े गर्व से बताता है कि मेरा ये मानना है कि जनरल कैटेगरी की जो स्थिति है जी, आज 54% रिजर्वेशन है जी, उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है जी, उसके बाद जो 36% बचता है जी, उसमें भी एक्स सर्विसमैन का कोटा है जी, और उसमें महिलाओं का कोटा है जी, और जितनी सीटें बचती हैं जी, उसके बाद सारे लोग एलिजिबल हैं। जी, ऐसे में जनरल कैटेगरी का कोई लड़का किसी भी पद पे आता है जी, तो ये मानना चाहिए कि उसकी पात्रता, अगर वो आरक्षित होता तो पता नहीं किस लेवल पे पहुंचता। जी, इसलिए जो अपने दम पे जिस मुकाम तक पहुंचा जी, तो वो उसके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। और वो और उसको आगे सोशल मीडिया पे उसको एक उसको हीनता का भाव क्यों आया कि मैं कांस्टेबल बना या वन रक्षक बना या वनपाल बना, जी, उसने अपने दम पे ही तो अर्जित किया। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि कोई अधिकारी अपने बच्चों को, मैंने तो सबको ऑटोनॉमी वो दी तो है। इतना जुगाड़ कर देते हैं कि उनकी माइंस होती है, होटल्स होती है, रिजोर्ट होते हैं। मैं एक पहला पुलिस अधिकारी हूं जिसने पूरे सेवा काल में कभी नॉन फील्ड नहीं देखा जी, और मैंने प्रयास नहीं किए कभी। मुझे अधिकारियों ने चाह करके लिया, जी, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग हुई जी, और मुझे सौभाग्य है कि मुझे सीएम साहब से रूबरू होने का मौका मिला। और उस दौरान अपना अपना घर भी नहीं बना पाए, आपकी फैमिली या पुलिस एकेडमी में रहती रही? पुलिस एकेडमी में रहती रही और अब जाके अभी अब चूंकि घर चाहिए तो इसलिए घर बना रहा हूँ। और इसलिए आपको जल्दबाजी है कि पेंशन के पैसे जल्द मिल जाए आपको। और दूसरी बात एक और है कि आईपीएस बनने के बाद भरतपुर में जिस तरह की एक विवाद की सी स्थिति उत्पन्न हुई, तो मुझे लगा कि अब मुझे इस सरकार में 4 साल है वो नॉन फील्ड रहना पड़ेगा। मैं क्योंकि एक कद्दावर मंत्री से आपका टकराव हुआ, लेकिन बाद में उनको भी समझ में आया कि कुछ गलतफहमी के कारण हुआ और मैं सीएम साहब का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे उस बात को लेके कभी पनिश नहीं किया और मुझे लगातार भरतपुर, जालोर, बांसवाड़ा, धौलपुर और कोटा, मतलब कोई ब्रेक नहीं रहा और मेरे पे पूरा स्नेह रहा। और ये स्नेह आपका, जब आप कोविड में, ये कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से आपकी ज़िंदगी बची, उस वक्त भी कोविड के दौर खास में तौर पर ख्याल रखा गया? कोविड के दौर में मेरी पोस्टिंग थी बांसवाड़ा जी, और ऐसा लग रहा था जैसे भारत पाक का जो विभाजन के दौरान जो मंजर था जी, लोग बेतहाशा घरों से निकल करके आ रहे थे। 2 मुख्य द्वार थे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जहाँ से सर्वाधिक लोगों का
प्रवेश हुआ राजस्थान में। हाँ, प्रवेश हुआ जी। जो पलायन करके आ रहे थे, जो पलायन करके आ रहे थे, रोते कूकते पैदल, भूखे प्यासे जी। मैं बांसवाड़ा में लॉकडाउन के वक्त में मुझे ये कहते हुए गर्व है जी कि जहां राजस्थान के दूसरे हिस्सों में कलेक्टर्स को आम लोगों ने काफ़ी जन सहयोग दिया, जी पुलिस एक नेग्लेक्टेड फ्रंट रहा, जी मुझे करीब 20 लाख रुपए लोगों ने इकट्ठे करके दिए जी कि पुलिस के पास फंड नहीं है, लेकिन पुलिस रात दिन सड़क पे रह के लोगों की सेवा कर रही है। तो हमने हमारे स्तर पे लंगर चलाए, हमने मास्क बांटे, कईयों को दवाइयाँ दी, गाड़ियाँ कर के उनको भेजा, और जनता ने पूरी पुलिस को सिर आंखों पे बैठाया। कुशलगढ़ एक कस्बे में एक मोहल्ले में एक साथ इतने सारे केसेस आ गए। उस समय प्रशासन के अधिकारी तो भयभीत थे, वहां जाने से कतरा रहे थे। ये तो पुलिस थी जो दिन रात लोगों के बीच में रही। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि रात को 1:30 बजे, उस समय हमारे एडिशनल डीजी थे गोविंद गुप्ता साहब जी, उन्होंने फ़ोन किया कि एक उधर के बरेली साइड के अमेठी और रायबरेली उधर के कुछ मजदूर हैं, वो फंसे हुए हैं और उनको वहाँ से निकाल के, वो कर्फ्यूग्रस्त एरिया में थे, इनको कल भिजवाना है किसी भी साधन से। तो मैंने लोकेट किया कि वो कहाँ पे हैं, तो पता लगा कि एक हाउसिंग बोर्ड इलाका था, उस एरिया में कहीं काम कर रहे थे, कर्फ्यूग्रस्त इलाका था। उनको वहाँ से निकाला, उनके पास बनाए, उनके पास पैसे नहीं थे तो जन सहयोग से गाड़ी करके दी। मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि एक गरीब से लोग, इनके लिए रात को 1:30 बजे एक एडीजी स्तर के अधिकारी फ़ोन कर रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है? तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो एक ने बताया रायबरेली, एक ने अमेठी। मैंने कहा तुम लोगों ने किसी को संपर्क किया? तो एक ने कहा कि प्रियंका दीदी को फ़ोन मेल किया था, एक ने राहुल भैया को मैसेज कराया था। तो उसका ये परिणाम हुआ कि वो वहाँ से कहीं से मैसेज फ्लैश हुआ और उनको हमने वहाँ से निकाल करके और उनके गंतव्य तक पहुँचाया। उस दौर में कर्फ्यू से बाहर निकलना और अगर कोई बीमार हो गया तो उसको आगे दूसरे हायर सेंटर पे पहुंचाना, या किसी के घर में कोई काम कर रहा है और कहीं फंस गया और उसके गंतव्य तक जाना है, तो पास बनाना एक बड़ा मुश्किल काम था। ये जिम्मेदारी पहले कलेक्टर्स को दी गई, लेकिन कलेक्टर का दफ्तर तो अंधेरा होते ही बंद हो जाता था। इसलिए राज्य सरकार ने महसूस किया कि इसमें पुलिस की भागीदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो 24 घंटे काम करती है। ये एसपीज को भी जिम्मा दिया गया। मुझे याद है कि एक दिन रात को 1:30 बजे मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया, रोते कूकते, कि सर मैं बालोतरा का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी बेहद बीमार हैं और मुझे पास चाहिए ताकि मैं बालोतरा जा सकूँ। मैंने रात को ऑफिस खुलवाया, उसको कर्फ्यू इलाके से बाहर निकाला, गाड़ी की व्यवस्था कराई और उसको बालोतरा भिजवाया रात में। बाद में जानकारी में आया कि जो ही वो बालोतरा पहुंचा, उसके 2-3 घंटे बाद उसके फादर की डेथ हो गई। आपने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा, बहुत कम शब्दों में इतने लोगों के बीच में रहने का परिणाम ये रहा, कोविड की चपेट कि बांसवाड़ा में तो मैं इन्फेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन बांसवाड़ा के जस्ट बाद जब धौलपुर गया तो वहाँ जाते ही इन्फेक्शन का शिकार हुआ। मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन वहाँ मैं महात्मा गांधी, उस समय बड़ी मारामारी थी कि सीट मिलना बहुत मुश्किल था, बेड मिलना जी। तो वहाँ सीएमओ के दखल पे मुझे एक बेड मिला। वहाँ पहले दिन तो ज़्यादा कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अगले दिन रात को मुझे सफोकेशन हुआ, तो मैंने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो वो 73 पे था। मैंने 2-3 बार नापा तो 73 आया। उसके बाद मैंने बाहर जाके, रूम के बाहर जाके, वो जो उनका नर्सिंग स्टाफ का
कॉर्नर था, वहाँ जाके मैंने कहा मेरे सफोकेशन हो रहा है, तो उन्होंने चेक किया तो 73, वो भी चिंतित हो गए। इसी दौरान मैं ये बताना चाहूँगा कि PHQ ने, जब मैं बीमार हुआ और एडमिशन हुआ, तो मुझे सौरभ साहब को जिम्मा दिया गया था मेरी देखभाल। ADG सौरभ श्रीवास्तव जी। DG शायद। उन्होंने मुझे कहा कि केसर, तुम्हारे कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, तो तुम मुझे सीधा संपर्क करना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ये हिच मत करना कि किस समय मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा चेक किया तो जो ऑक्सीजन का सपोर्ट सिस्टम था वो ख़राब हो गया था, दूसरा कहीं मिलने की संभावना नहीं थी। मैंने रात को 1:30-2 बजे उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी दिखवाता हूँ। और मुझे कहते हुए ये गर्व है और खुशी है कि थोड़ी सी देर बाद में कहीं से उन्होंने व्यवस्था की और अगले दिन मुझे ICU में भेज दिया। ICU का जो माहौल था वो बड़ा डरावना था कि आज ये बिस्तर खाली, कल वो बिस्तर खाली, बिस्तर पे टॉयलेट कर रहे थे। जो लोग वहाँ पे एडमिटेड थे उनकी स्थिति ये नहीं थी कि वो वहाँ से जाके वॉशरूम तक चले जाएं। मैं भी जब बिस्तर से उतर के वॉशरूम जाने के लिए मन बनाता तो सोचता था कि मैं बेड के नीचे उतरता, कई देर, थोड़ी देर खड़ा होता, सांस जमाता, फिर वॉश बेसिन तक जाता, फिर पकड़ के खड़ा होता। ऐसा दौर था जिसमें मुझे तो कभी डर भय महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाहर जो मेरे बारे में परिजनों को और मेरे शुभचिंतकों को जानकारी मिलती थी कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी भयावह और उस तरह की थी कि कब एक उस लेवल में है कि कुछ भी हो सकता है। आप योद्धा की तरह लौट आए। एक घटना बड़ी दुखद सी हुई कि मेरे पड़ोस में कोई राठी जी थे, बड़े व्यापारी थे और गंभीर बीमार थे। तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, पूरे ICU वार्ड में किसी और के पास नहीं था। उनको बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे, उनको लगा कि मैं कभी भी जा सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब अगर आप अपना मोबाइल दे दें तो मैं मेरे घर पे बात करना चाहता हूँ। तो मैं अपने बेड से उतर के और उनको मोबाइल देख के आ गया। जो ड्यूटी डॉक्टर था वो सारा देख रहा था। वो ड्यूटी डॉक्टर गया, उसने राठी जी से मोबाइल छीना और स्प्रे करके मेरे बेड पे फेंक दिया और मुझे उसने डांट लगाई कि मिस्टर यू आर नॉट SP हियर, बिहेव लाइक ए पेशेंट। तुमको पता नहीं है कि ये कितनी क्रिटिकल स्टेज में, तुमको जिंदे रहना है या मरना है। मैं चूँकि पेशेंट था तो मैंने सहन किया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को लेके कि वो बेचारा अपने आखिरी वक्त में अपने परिजनों से बात करना चाह रहा था और थोड़ी देर बाद में उनकी डेथ हो गई। वो एक ऐसी दिल को कचोटने वाली घटना है जो जब भी इस घटना को याद करता हूँ तो बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। आपकी संवेदनाएं इस तरह से बनी रहे शेखव साहब, और आप सेवा काल से, अपनी नौकरी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि पुलिस के पास मैंने ये महसूस किया कि असीम शक्तियाँ हैं और असीम दुरुपयोग की संभावनाएं भी हैं। मैं जब धौलपुर में था तो एक महिला, बुजुर्ग महिला थी, बूढ़ी, वो बेचारी रोज़ आती और परिवार सेक्शन वाले परिवार लेके आते। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा साहब ये तो प्रोफेशनल परिवादी है। तो मैंने कहा क्या परिवाद है इसका? तो मैंने उसको, महिला को बुला के और उसकी लोकल भाषा में बात सुनी। उसने कहा कि साहब मैं 20 साल से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही हूँ, मैंने ऐसा कोई दफ्तर नहीं छोड़ा जहाँ मैंने परिवाद नहीं दिया हो, लेकिन मेरा खेत नहीं जोतने दे रहे, सबकी फसलें खड़ी हैं। मैंने कहा क्यों नहीं जोतने दे रहे? कि जी चारों तरफ के खेत वाले ये कह रहे हैं कि तू ये खेत बेच दे। तो मैंने SHO से पूछा तो वही रटा रटाया जवाब ये मिला कि नहीं साहब ये तो, इसको कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा इसका खेत क्यों नहीं जोत रहा? तो बोले साहब जोते, तो उसके पास खेत जोतने के पैसे भी नहीं थे। मैंने SHO को कहा कि किसी को ट्रैक्टर बुलाओ। हमने खड़े रह के उसका खेत जुतवाया और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जो
न्याय उसको किसी स्तर से नहीं मिला, वो पुलिस ने वो एक इंस्टेंट न्याय उसको पुलिस ने सुलभ कराया। जी। ऐसे ही एक असीम दुरुपयोग की स्थिति अभी सामने आई। पुलिस के पास जो इन्वेस्टिगेशन के पावर है जी और अरेस्टिंग के पावर है वो असीम है। एक छोटे से अपराध में 323, 341 के अपराध में अगर किसी व्यक्ति का चालान हो जाता है जी लापरवाही पूर्वक अनुसंधान के कारण, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता। आज एक नेता भले ही चालानशुदा हो, वो चुनाव तो लड़ सकता है, वो मंत्री बन सकता है, लेकिन कोई अधिकारी कर्मचारी अगर उसका चालान हो गया तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। एक लड़की जिसका बीएड में सिलेक्शन हो गया, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उसके अपॉइंटमेंट की बात आई तो पुलिस वेरिफिकेशन मांगते हैं जी वो रोती कूकती आई कि साहब मेरे लिखा हुआ है कन्विक्टेड, जी मैंने तो कभी कोई अपराध किया ही नहीं। जी एक 25-26 साल की लड़की कन्विक्शन की, तो मैंने कहा कोई, बोले मेरे पिताजी के खिलाफ कोई मामला था, जी ऐसे ही पड़ोसियों से माथाफोड़ी हो गई थी, उन्होंने मेरा नाम लिखा दिया, तो हो सकता है कि मेरा भी चालान कर दिया हो। मैंने पूरे कागजात निकलवाए तो पता लगा कि उसका भी नाम 323, 341 में लिखवा दिया। उस समय लोक अदालतें लगी हुई थी कि जुर्म स्वीकार करो और मामले का निस्तारण। उसके पिताजी वहाँ गए, उन्होंने जुर्म स्वीकार किया होगा, लड़की को तो पता ही नहीं, उस पर 100 रुपये का जुर्माना हो गया पिताजी पे, लड़की पे भी 100 रुपये का जुर्माना हो गया। तो वो 100 रुपये कितने भारी पड़े। तो कुल मिलाकर के बात ये कि संवेदनाएं भी होना बहुत जरूरी है। जिस तरह की शक्तियां आपको दी हैं, जी जिस तरह की जिम्मेदारी आपको दी है, उस जिम्मेदारी का एहसास अगर नहीं होगा तो पुलिस की जो छवि है उसमें कोई सुधार आएगा नहीं। कहने को तो हमारा ध्येय वाक्य ये है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। आम जन में विश्वास तब होगा जब हम संवेदनशील होंगे। कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा लेके आ रहा है, वो समस्या का अंतिम पड़ाव, अगर एक एसपी के पास कोई परिवादी आ गया और एसपी के पास आने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो वो उस व्यवस्था से उसका विश्वास हट जाएगा। तो शेखावत साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी संवेदनाओं को समझ करके बहुत अच्छा लगा। आप स्वस्थ रहें, इसी तरह से सक्रिय रहें और लोगों की मदद में खड़े रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था सिविल लाइन्स, और सिविल लाइन्स में आज बात हो रही थी पूर्व पुलिस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी केसर सिंह शेखावत से। आप देखते रहिए थिंक 360।